हेलो 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 आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है द सुपर एनर्जेटिक लक्ष्य नीट बैच में। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? सुपर एनर्जेटिक लक्ष्य नीट बैच में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? कैसे हैं आप सभी लोग? कैसे हैं आप सभी लोग? ओ, क्या हाल चाल। 2-3 मिनट की देरी के लिए हम आपसे बिल्कुल भी क्षमा नहीं मांगते, हो जाता है यार, टेक्निकल ग्लिच कभी कभी होता है। तो लो वॉइस। अब यार हेलो 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 हेलो, हल्का सा वॉइस बढ़ा दो यार। चलो मैं बोलता हूँ। वॉइस लो है, चलो हल्का सा बढ़ा दे तो कोई दिक्कत नहीं। ये जो हल्का हल्का वॉइस है, इसको बढ़ा दीजिए। वॉइस को हल्का सा बढ़ा दीजिए, एकदम हल्का सा। चलिए, तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है द सुपर एनर्जेटिक लक्ष्य नीट बैच में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर, एक नया चैप्टर। लेकिन इस चैप्टर में आपको 75% चीजें, 80% चीजें वैसा ही लगेगा जैसा आप इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ चुके हैं। मतलब ये चैप्टर समझो कि बस 2-3 लेक्चर लगेगा इसमें, और बहुत ही छोटा सा लेक्चर है, वार्म अप टाइप रहेगा, ये रिवीजन टाइप लगेगा बस आपको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैग्नेटिज्म एंड मैटर का ये लेक्चर नंबर 1 है। अरे भाई साहब, इससे मैं परेशान हो गया हूँ, इसी की वजह से 2 बार वो शट डाउन हो गया था। समाप्ति मैम की क्लास है बेटा, इसके जस्ट बाद समाप्ति मैम की ही क्लास है 6 बजे से, है ना। समाप्ति मैम की क्लास आज है, ठीक है। आज समाप्ति मैम की बिल्कुल क्लास है 6 बजे से, ठीक है। चलिए देखिए, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर। जो रह गया था वो आपको समझाएंगे। मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर, तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग मैग्नेटिज्म एंड मैटर में बार मैग्नेट का कंसेप्ट पढ़ेंगे। वही बार मैग्नेट जो एक्चुअल में तुम मैग्नेट देखते हो ना, बार मैग्नेट, वो ब्लैक वाला जो रेडियो टीवी के अंदर स्पीकर में लगा होता है, वही बार मैग्नेट। भाई साहब ने वॉइस नहीं बढ़ाया क्या? कहाँ चले जाते हैं भाई? बोल रहा हूँ भाई, वॉइस के लिए बोल रहा हूँ। भाई ये देख लिया करो मैसेज यार एक बार, वॉइस बढ़ा दो थोड़ा, बच्चे बहुत लो वॉइस बोल रहे हैं। जी, देख लीजिए एक बार प्लीज। होता है यार, एक साथ कई सारे काम होते हैं तो दूसरे काम में बिजी हो गए होंगे। हेलो 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 हेलो, अब इतना नहीं। हाँ इतना नहीं। अब ठीक है क्या बॉयस? जल्दी जल्दी थम्स अप करके बता दो, थम्स अप करके बता दो अब ठीक है क्या बॉयस? अब बॉयस ठीक है क्या? सपना सब थम्स अप करके बता दीजिए प्लीज। साइक्लोट्रॉन का क्वेश्चन भी रह गया, करा दूंगा भाई, करा दूंगा, चिंता मत करो, सब करा दूंगा। अब 5 4 4 5 चैप्टर हो गए, मैंने छोड़ा कुछ नहीं है, सब करा दूंगा। ठीक है, अब ठीक है। चलिए, तो सुनो, आज हम क्या पढ़ेंगे? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एंड बार मैग्नेट पढ़ेंगे, ठीक है। अब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर वही जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपने पढ़ा था ना, वही होता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। जो आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था ना, सेम डिट्टो वैसा ही होता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। वो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर ही था जिसको आपने रीडिंग के लिए यूज किया था, लेकिन उसके अंदर में वो काम कैसे करता है ना, वो आपने नहीं पढ़ा था। आपको याद है करंट इलेक्ट्रिसिटी में गैल्वेनोमीटर आपने पढ़ा था? याद है किसी को? करंट इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो गैल्वेनोमीटर था आपका, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला गैल्वेनोमीटर, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला गैल्वेनोमीटर जो आपने देखा था, वही है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। उसमें क्या किया था कि आपने बस ये देखा था कि उसका कुछ लिमिट होता है, उसमें करंट जाता है तो रीडिंग देता है, लेकिन अंदर वो रीडिंग कैसे देता है ना, वो आज हम देखेंगे। तो ये काम कैसे करता है? काम इसका क्या है? टू डिटेक्ट करंट इन द सर्किट। इसका काम क्या है? वर्क क्या है इसका? वर्किंग क्या है? वर्क क्या करता है? काम क्या करता है? यूज टू डिटेक्ट करंट। ये करंट को डिटेक्ट करता है भाई साहब, और इसका कोई खास काम नहीं। यूज टू डिटेक्ट करंट। इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? ध्यान से सुनिएगा। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है इसका? वर्किंग प्रिंसिपल है टॉर्क ऑन अ, टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप, करंट कैरिंग लूप।
सर करंट कैरिंग लूप पे मैं टॉर्क निकाल लेता हूं, उससे मुझे करंट पता चल जाएगा। हाँ कैसे? तो टॉर्क का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? एम बी साइन थीटा। हाँ सर होता है, जिसमें एम क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू होती है करंट इंटू एरिया इंटू मैग्नेटिक फील्ड। मान लो नंबर ऑफ टर्न्स लूप में एन है, तो ये हो गया मैग्नेटिक मोमेंट, एन आई ए। मैग्नेटिक मोमेंट को क्या हम लिख सकते हैं? मैग्नेटिक मोमेंट का डेफिनेशन बताओ तो क्या होता है भाई? मैग्नेटिक मोमेंट का डेफिनेशन सभी बच्चे बताएंगे प्लीज। मैग्नेटिक मोमेंट का डेफिनेशन सभी बच्चे बताएंगे प्लीज। क्या होता है मैग्नेटिक मोमेंट? सर मैग्नेटिक मोमेंट होता है करंट नंबर ऑफ लूप इंटू एरिया, जहां पे एन नंबर ऑफ लूप है, जहां पे एन क्या है? नंबर ऑफ लूप। तो मैग्नेटिक मोमेंट हो गया नंबर ऑफ लूप करंट इंटू एरिया इंटू ये मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट के बीच में जो एंगल होता है वो साइन थीटा इज इक्वल टू टॉर्क। तो इससे हम क्या करते हैं? ऐसा अरेंजमेंट बनाते हैं जिसे हम टॉर्क मेजर कर लेते हैं, और मुझे पता है कि जो लूप है उसमें एरिया कितना होगा, नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, मैग्नेटिक फील्ड कितना यूज कर रहे हैं, तो करंट निकाल लेते हैं। मतलब इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। जैसे मान लो कि मैं बोलूं ना कि एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट का मास कितना है वो मुझे मेजर करना है, तो तराजू यूज करो। मेरे पास तराजू नहीं है, तो बताओ कैसे मेजर कर सकते हैं? तो कोई एक फिजिक्स का फॉर्मूला यूज करो जिससे तुम इसका मास कैलकुलेट कर पाओ। बताओ बिना तराजू के। मैं सिंपल सा एक आइडिया दे रहा हूं, सिंपल सा एक आइडिया दे रहा हूं कि मान लो एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास एम है। अब भाई इसका मुझे मास मेजर करना है, बताओ कैसे कर सकते हैं? एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास एम है, उसका मास मुझे मेजर करना है, बताओ कैसे कर सकते हैं? सर इसका मास मेजर करना है, हाँ कैसे कर सकते हैं? सर तराजू से। तराजू नहीं है मेरे पास, तो बताओ कैसे करोगे? एमजी। एमजी से कैसे मास मेजर होगा? सुनो, एक काम करते हैं कि सर इस पर कोई भी आप पे एफ फोर्स लगाओ और एफ फोर्स से देखो कि इसमें एक्सीलरेशन कितना आ रहा है। अगर मान लो मैंने इस पे एफ फोर्स लगाया और मैं इसे एक्सीलरेशन कैलकुलेट कर पाऊंगा, तो एफ बराबर एम ए के अकॉर्डिंग मास बराबर हो जाता है एफ बाई ए। अगर आप फोर्स कैलकुलेट कर रहे हो, मतलब फोर्स तो मैं ही लगा रहा हूं, तो मुझे पता है मैं कितना लगा रहा हूं, और इस फोर्स की वजह से एक्सीलरेशन कितना है वो निकाल पा रहा हूं, तो एफ बाई ए तेरा मास आ जाएगा। क्या ये भी एक टेक्निक हो सकता है? ये भी एक टेक्निक हो सकता है। हाँ सर ऐसा भी कर सकते हो ना कि इसको छोड़ दो और देखो इस पे mg ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है, उस ग्रेविटेशनल फोर्स को g से डिवाइड करोगे तो मास आ जाएगा। मतलब किसी रैंडम फार्मूला से यूज करके तो हम निकाल ही सकते हैं ना मास। बताओ, नहीं समझे? कंसेप्ट समझे कि नहीं? जैसे मान लो दो करंट कैरिंग वायर के बीच में फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एफ बराबर फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग वायर, फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन टू करंट कैरिंग वायर। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ आता है म्यू नॉट I1 I2 बटा 2 पाई डी, यही आता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। हाँ अगर मैं बोलूं कि दो वायर के बीच में डिस्टेंस है डी और फोर्स पर यूनिट लेंथ हमने निकाल लिया, एक का करंट पता है मुझे, दूसरे का करंट निकालना है, तो क्या इस फॉर्मूले का यूज नहीं कर सकते? मान लो एक वायर में करंट पता है, दूसरे वायर में निकालना है, तो यूज नहीं कर सकते? सोचो मैं तुम्हें क्या कह रहा हूं, समझ रहे हो? जितने लोगों को फील आया जल्दी बता दीजिए। नहीं समझ में आया? मैं कह रहा हूं कि फिजिक्स में बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, उसका प्रैक्टिकल यूज ये हो सकता है कि उस फॉर्मूले में कोई अननोन चीज है तो उसको आप निकाल पाओ। सभी बच्चे थम्स अप करके बताएंगे समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर एफ बराबर बी आई एल होता है। फोर्स बिटवीन करंट कैरिंग वायर क्या होता है? जैसे मान लो एक करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है बी। अब मुझे ना इसमें करंट की वैल्यू निकालनी है, हमें नहीं पता करंट की वैल्यू, तो कोई बात नहीं, एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दो। मान लो मैग्नेटिक फील्ड में रखने की वजह से फोर्स लगा बी आई एल, तो आई बराबर हो जाएगा एफ बटा बी एल। तो मान लो कि मैंने रखा मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड मुझे पता है, इसका लेंथ पता है, और इस पर कितना फोर्स लगा वो निकाल लिया, तो एफ बराबर बी आई एल से आई बराबर होगा एफ बाई बी एल। थम्स डाउन क्यों कर रहे हो? मुझे नहीं समझ में आ रहा। थम्स डाउन क्यों कर रहे हो? मुझे नहीं समझ में आ रहा। किसी भी एक फॉर्मूले में उसका एक्सपेरिमेंटल यूज आप ऐसे कर सकते हैं कि तीन चीजें पता है तो एक अननोन चीज निकाल सकते हो। मैं तुम्हें एक ऐसे एक्सपोजर दे रहा था, इसका कोई यहां पे डायरेक्ट एप्लीकेशन नहीं है लेकिन इनडायरेक्ट है। ये जबरदस्ती थम्स डाउन क्यों कर रहे हो? बहुत सारे बच्चे थम्स डाउन कर रहे हैं, लगभग 10% बच्चे थम्स डाउन कर रहे हैं। भाई ये तो सिंपल सी बात है कि कोई एक फॉर्मूला है, उसमें चार फिजिकल क्वांटिटी, तीन पता है तो चौथा निकाल लोगे। और तुम्हें लग रहा होगा कि तूने बहुत अच्छा काम किया है, तो पता नहीं तूने कैसा काम किया है। सर करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं पता है अभी तक, तो इस चैप्टर को पढ़ूं या नहीं? पढ़ सकते हो।
पढ़ चुके हैं सर, ये तो इजी है। हाँ बैकलॉग है सर। सर ये न्यू चैप्टर में लिखना है क्या अभी? न्यू, अच्छा बहुत सारे लोग बैकलॉग वाले होंगे। ओके ओके ओके। अच्छा बैकलॉग वाले बहुत सारे बच्चे हैं, तो थोड़ा 10 मिनट वेट करो बेटा, कोई बात नहीं, मैं 10 मिनट बाद आना बेटा, सॉरी। जितने भी बैकलॉग वाले बच्चे हैं 10 मिनट बाद आए, क्योंकि ये पिछले चैप्टर का एक टॉपिक रह गया है, पिछले चैप्टर का एक टॉपिक रह गया, मैं वो पढ़ा रहा हूं, तो 10 मिनट बाद आए बेटा, ठीक है। चलो तो देखो, मान लो कि एक ऐसा कोई अरेंजमेंट बनाऊं जो एक मैग्नेटिक डाइपोल बन रहा हो, उस मैग्नेटिक डाइपोल में करंट है आई, एरिया ए, नंबर ऑफ लूप है एन, मैग्नेटिक फील्ड है बी, साइन थीटा बराबर टॉर्क है। अगर मैं टॉर्क मुझे निकाल लूं, ए मुझे पता है, एन पता है, बी पता है, एंगल पता है, तो आई निकल जाएगा। हाँ वही एप्लीकेशन यहां पे यूज करते हैं। अब देखो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इस फॉर्मूले में कितनी चीजें हैं सर? टॉर्क है, आई है, ए है, एन है, बी है, साइन थीटा है। इसमें से आई मुझे कैलकुलेट करना है वायर में कितना फ्लो कर रहा है, बाकी सब चीजें लानी पड़ेगी। तो सबसे पहला क्या लाना पड़ेगा? मैग्नेटिक फील्ड। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? परमानेंट मैग्नेट लगाते हैं। देखो एक परमानेंट मैग्नेट लगाया जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आया। अरे हाँ सर मैग्नेटिक फील्ड आया। उसके बाद ये परमानेंट मैग्नेट लेके आया, देखो यहां पे लिखा है परमानेंट मैग्नेट, देखो परमानेंट मैग्नेट, इस मैग्नेट की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न बना, ठीक है सर। उसके बाद यहां पे एक हम रख देते हैं आयरन कोर, अंदर में आयरन कोर लगा देते हैं। इस आयरन कोर पे वायर लपेट दिया, ऐसे ये वायर आया, यहां पे वायर गया, ये वायर ऐसे 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 घूमता घूमता फिर से वायर बाहर निकल गया। मान लीजिए कि इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है आई, मान लीजिए कि इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है आई, अंदर गया, फिर ऐसे ऐसे घूम घूम के करंट बाहर निकल गया, ऐसे आई, ठीक है। तो ये एक तुम्हारा डाइपोल बन गया, देखो मैग्नेटिक डाइपोल। इस मैग्नेटिक डाइपोल में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है एन, मैं यहां पे लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं एन है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। आई है आपका करंट जो इस लूप में बह रहा है, ए है इसका एरिया, ए है इसका एरिया, बी है इसमें के अंदर जो परमानेंट मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड आया है, मैग्नेटिक फील्ड आया है। तो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या बनेगा सर? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बनेगा एरिया इंटू नंबर ऑफ लूप इंटू करंट। ये बन गया तुम्हारा क्या? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो इस पर जो टॉर्क लगेगा वो कितना लगेगा? एम ए एन आई बी इंटू साइन थीटा, जहां पे थीटा की वैल्यू देखो, ये मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे आया और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो लगभग परपेंडिकुलर रखते हैं इसमें, तो ऑलमोस्ट 90 डिग्री अगर है तो यहां पे रखेंगे साइन 90, यहां पे रखेंगे साइन 90। तो ये टॉर्क बराबर आएगा एम ए एन आई बी, साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो इतना टॉर्क लगेगा। अब जैसे ही टॉर्क लगेगा किस पर? इस मैग्नेटिक डाइपोल पे, तो क्या क्या घूमेगा? टॉर्क लगने से क्या होता है? घूमता है सर जी। क्या टॉर्क लगने से इस पर टॉर्क लगेगा तो घूमेगा कि नहीं? जैसे तुमने कल ही पढ़ा था, जैसे तुमने कल ही पढ़ा था कि मान लो ये मैग्नेटिक डाइपोल है, करंट वेर आई, मैग्नेटिक फील्ड इधर बी, तो बताओ इस पर टॉर्क किधर लगेगा? तो टॉर्क का डायरेक्शन होता है, टॉर्क बराबर होता है एम क्रॉस बी, यही होता है टॉर्क का डायरेक्शन। टॉर्क का डायरेक्शन क्या होता है बेटा? एम क्रॉस बी, एम क्रॉस बी। टॉर्क का डायरेक्शन क्या होता है? एम क्रॉस बी। तो एम की तरफ हाथ रखो, एम नहीं आएगा ना, एन आई आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें एम नहीं आएगा। एम क्यों आएगा भाई? टॉर्क कितना लगेगा बताओ? टॉर्क, तो टॉर्क हो गया मैग्नेटिक मोमेंट एम बी इंटू साइन 90। तो टॉर्क की वैल्यू हो जाएगी, एम की वैल्यू एन आई ए, देखो ये रहा मैग्नेटिक मोमेंट एन आई ए इंटू बी साइन 91, तो ये टॉर्क आ गया आपका, ठीक है, ये टॉर्क आ गया आपका। अब बताओ टॉर्क की डायरेक्शन किधर होगी? तो टॉर्क का डायरेक्शन निकालने के लिए सबसे पहले मैग्नेटिक मोमेंट की तरफ हाथ रखो। मैग्नेटिक मोमेंट इसका किधर है? अगर क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट जाएगा अंदर की तरफ। अगर क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक मोमेंट कहां जाएगा? अंदर की तरफ। तो आप अंदर की तरफ हाथ रखिए, क्लॉकवाइज करंट जा रहा है, आप अंदर की तरफ हाथ रखिए और मैग्नेटिक फील्ड को मारिए थप्पड़। मतलब कैसे घूमेगा बताओ? ऐसे ऐसे घूमेगा, मतलब ये पूरा लूप इस तरीके से आएगा। देखो मैग्नेटिक मोमेंट की तरफ हाथ रखा, सॉरी मैग्नेटिक मोमेंट की तरफ, मैग्नेटिक मोमेंट की तरफ हाथ रखा, देखो अंदर जाएगा, ये मैग्नेटिक मोमेंट अंदर, मैग्नेटिक मोमेंट की तरफ हाथ रखा, मैग्नेटिक फील्ड को थप्पड़ मारा, मतलब ऐसे घूम रहा है अंदर की तरफ। अंदर की तरफ टॉर्क मतलब ऐसे घूमेगा, ऐसे इस लूप के अबाउट ऐसे घूमेगा। तो इस तरफ इस पलटने की कोशिश करेगा, ऐसे पलटेगा, ऐसे पलटेगा, और जैसे ये पलटेगा तो टॉर्क की वजह से घूमने की कोशिश करेगा। यहां देखो किधर है, यहां देखो किधर है, देखो मैग्नेटिक फील्ड आपका आगे है और ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट की डायरेक्शन इधर,
हाँ सर, करंट के ऐसे करंट फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक मोमेंट इधर और मैग्नेटिक फील्ड ये रहा, तो ये ऐसे घूमेगा, ऐसे, ये ऐसे इधर की तरफ घूमने की कोशिश करेगा ऐसे। अब जैसे ही घूमने की कोशिश करेगा तो यहां पे एक स्पाइरल जैसा स्प्रिंग लगा देंगे। यहां पे देखो, ये देखो स्प्रिंग बहुत छोटा सा ऐसे स्पाइरल जैसा स्प्रिंग है। अब ये स्प्रिंग क्या करेगा कि जैसे ही थीटा एंगल घूमेगा तो ये स्प्रिंग थीटा एंगल कंप्रेस होगा। तो दो तरह का एक स्प्रिंग होता है, दो तरह का स्प्रिंग होता है, समझना। एक तो नॉर्मल स्प्रिंग होता है ये, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है के। अगर इसी को यहां से x डिस्टेंस में आगे खींचूं तो इसमें स्प्रिंग फोर्स कितना डेवलप होता है? सर स्प्रिंग फोर्स डेवलप होता है k इंटू एक्स। सभी लोग पता है तो कमेंट बॉक्स में आग लगा दीजिए कि हाँ ये पता है। चलिए सभी लोग बता दीजिए कि अगर कोई स्प्रिंग को x डिस्टेंस खींचते हैं तो उस पर स्प्रिंग फोर्स लगता है kx। जल्दी बता दीजिए। बेटा आप जो कर रहे हो ना इससे कहीं नहीं पहुंच पाओगे करके, बेटा जो कर रहे हो ना इससे कहीं नहीं पहुंच पाओगे करके। ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर मुझे पढ़ाना है, बहुत सारे बच्चे पढ़ने हैं, उनको पढ़ने दीजिए प्लीज। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ रहा हूं सच में, एक टीचर के नाते कुछ भी थोड़ा मानता होगा तो प्लीज इसमें मैपिंग बंद कर दे, पढ़ ले सभी बच्चे प्लीज। केक्स होता है, हाँ सर केक्स तो हम जानते हैं, एफ बराबर केक्स होता है। अच्छा ठीक है, अब मान लो कि ऐसा स्पाइरल जैसा एक स्प्रिंग हो। सर ये कैसा स्प्रिंग होता है, और मान लो ये नेचुरल लेंथ इसका ये है। अब इसी स्प्रिंग में अगर मैं डंडे से इसको ऐसे करके इधर घुमाऊं तो देखो इसका फोटो कैसा बनेगा। जब ये डंडे से पकड़ के इसको मैं इधर घुमाऊंगा, ऐसे घुमाऊंगा, ऐसे इसको कंप्रेस करूंगा तो देखना इसका फोटो कैसे बनेगा। मतलब ये वाला पोर्शन यहां ना रह के अगर मैं घुमा के यहां तक ले आऊं तो ये थीटा एंगल ऐसे कंप्रेस हुआ। तो इसमें थीटा एंगल ये ऐसे घूमता जाएगा, ऐसे ऐसे घुमाता जाऊंगा ऐसे। देखो ऐसे एक स्प्रिंग होता है ऐसा 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 ऐसा। मैं इसको यहां से घुमा के यहां तक कंप्रेस कर दिया, फिर ये घुमा के ऐसे कंप्रेस कर, मतलब ये ऐसे ऐसे टॉर्जिनल कांस्टेंट घूमता जाएगा, मतलब ऐसे ऐसे घूमता जाएगा, ऐसे ऐसे कंप्रेस होता जाएगा। तो इसमें क्या लगेगा? टॉर्क, क्योंकि घूम रहा है, ये इलोंगेट थोड़ी ना हो रहा है, घूम रहा है। तो इसमें टॉर्क की वैल्यू होती है सी इंटू थीटा। तो एक होता है इलोंगेट होने वाला स्प्रिंग और एक होता है ऐसे घूम के कंप्रेस होने वाला स्प्रिंग। तो जैसे ही मान लो कि ये टॉर्जिनल कांस्टेंट है इसका सी, टॉर्जिनल कांस्टेंट सी, तो इसको मैं ऐसे कंप्रेस करूंगा तो इधर की तरफ ये टॉर्क लगाएगा सी इंटू थीटा। जितना ज्यादा कंप्रेस करूंगा उतना ज्यादा थीटा लगेगा। 11th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा होगा आपने सॉलिड, अगर आपको याद हो तो। ट्विस्ट करते हैं। जैसे मान लो कि ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ है, अगर एक्स खींचा तो अंदर की तरफ फोर्स कितना लगा के एक्स। और ये क्या होता है कि हम इसको ट्विस्ट कर रहे हैं थीटा एंगल से। जब हम थीटा एंगल से ट्विस्ट करेंगे तो जितना ज्यादा इसको ट्विस्ट करते जाओगे उतना ज्यादा इसमें टॉर्क डेवलप करेगा। ट्विस्ट कर रहे हैं इसको, क्या कर रहे हैं? ट्विस्ट कर रहे हैं। तो ट्विस्ट करेंगे तो इसमें क्या डेवलप होगा? सी इंटू थीटा, जहां पे सी होता है टॉर्जिनल कॉन्स्टेंट, टॉर्जिनल कॉन्स्टेंट, जहां पे सी क्या होता है? टॉर्जिनल कॉन्स्टेंट। अब आओ इधर पे, और इधर आओ। अब देखो यहां पर, ये तो तुम्हारा करंट कैरिंग लूप था। अब जैसे ही करंट कैरिंग लूप पे टॉर्क लगेगा और ये इधर घूमने की कोशिश करेगा तो यहां पे स्प्रिंग जैसा एक हमने वो लगा दिया जो ट्विस्ट होगा थीटा एंगल। तो जैसे थीटा एंगल कंप्रेस किया, ऐसे कंप्रेस किया थीटा एंगल, तो इसमें एक टॉर्क डेवलप हो जाएगा सी इंटू थीटा। एंड एट इक्विलिब्रियम ये दोनों टॉर्क बैलेंस हो जाएंगे तो सी थीटा बराबर एन आई ए बी आ जाएगा। इक्विलिब्रियम के कंडीशन में सी को नीचे भेज दो, या एक काम करो सी को नीचे भेज दो, आई को इधर ले आओ। यस रहने दो। सी थीटा बराबर क्या आया है? देखो सी थीटा बराबर क्या आया है? एन आई ए बी। देखो एन आई ए बी। अब थीटा को नीचे ले जाओ तो यह आएगा एन ए बी बटा सी। सॉरी, सी को नीचे ले जाओ, थीटा ऊपर रखो, तो थीटा बराबर हो जाएगा एन आई ए बी एन ए बी रख दिया, आई को यहां रख लेते हैं, बटा सी। ये तुम्हारा प्योर इंस्ट्रूमेंट का कांस्टेंट हो गया। अब बताओ, जितना ज्यादा करंट डेवलप होगा उतना ही ज्यादा डिफ्लेक्शन आएगा। जितना ज्यादा करंट होगा क्या उतना ही ज्यादा इसमें डिफ्लेक्शन होगा। देखो ये देखो। अब जैसे ही इसमें करंट आई बढ़ा तो जैसे ही करंट बढ़ेगा तो टॉर्क बढ़ेगा ये, तो ये और ज्यादा टॉर्क बढ़ेगा तो और ज्यादा कंप्रेस होगा, और ज्यादा कंप्रेस होगा तो थीटा की वैल्यू ज्यादा आएगी। अब यहां से जैसे ही ये थीटा बढ़ा तो जितना ज्यादा जाएगा थीटा डिफ्लेक्शन होगा उतना ज्यादा इसमें करंट मेजर हो जाएगा। पहले देखो यहां पे करंट रहा होगा मान लो 0, फिर 1 2 3 4 5 6 ऐसे काम करता है। सुनो ध्यान से, मैं फिर से पूरा पढ़ा रहा हूं, हाथ से ड्रॉ करके पढ़ा रहा हूं, चिंता मत कर। कोई भी चीज थोड़ा विजुअलाइज करने में दिक्कत हो उसको एक बार और समझ। देख बेटा, ये परमानेंट मैग्नेट है, यहां पे लगाया नॉर्थ पोल
और यहां पे लगाया साउथ पोल। ऐसा पढ़ाऊंगा दिमाग में छप जाएगा, इसकी गारंटी है। ऐसा पढ़ाऊंगा दिमाग में छप जाएगा, इसकी गारंटी। अब सुन सुन, अब मैं अपने पे आ गया हूं, अब मैं अपने पे आ गया, तू भी अपने पे आ जा और देख। ये लिया मैंने परमानेंट मैग्नेट, जहां पे नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। क्या साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जाएगा? हां सर जाएगा। क्या नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जाएगा? हां सर जाएगा। इसके अंदर एक हमने आयरन कोर लिया, एक गोला, स्फेरिकल गोला लिया। स्फेरिकल गोला के अंदर हम इंसुलेटिंग मटेरियल स्टैंड लगा देते हैं, इंसुलेटिंग मटेरियल लगा दिया। ये वायर गया, इस वायर को इस गोले पर ऐसे ऐसे घुमाया, इस वायर को इस गोले पर ऐसे ऐसे घुमाया, ऐसे ऐसे घुमाया और बाद में निकाल लिया। ये वही वायर है जिस वायर में मुझे करंट मेजर करना था। जैसे मान लो ये सर्किट है, जैसे मान लो ये सर्किट है, इस सर्किट में कुछ आई करंट मेजर करना है। मैं क्या करूंगा, इसमें जो आई करंट मेजर कर रहा है उसको यहां से तोड़ूंगा, यहां से ब्रेक करूंगा, यहां पे गैल्वेनोमीटर जोड़ दूंगा। यही वाला पार्ट है। ये जो करंट ऐसे आए, ये किसी सर्किट का पार्ट था भाई, ये किसी सर्किट का पार्ट था। ऐसे था, ऐसे था, ऐसे था। तो इस सर्किट की वजह से जो करंट यहां पे बहा है, वही करंट इसके अंदर जा रहा है। अगर मुझे यहां पे करंट मेजर पता चल गया, मुझे सर्किट का करंट पता चल जाएगा। तो करंट कहां से आया? फील आ गया तो यस लिख दो, फील है। करंट का फील है तो लिख दो यस फील है। करंट का फील आ गया। करंट कहां से आ रहा है? करंट किसी सर्किट से फ्लो करके इसमें घुसा। अब जैसे ही करंट इसमें घुसा, जैसे ही करंट इसमें घुसा, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ, जैसे इसे घुमा घुमा के बनाया, इसी लूप बनाया है, वो है नंबर ऑफ लूप एन। क्या है नंबर ऑफ लूप? एन है। जल्दी बताओ, नंबर ऑफ लूप क्या है? एन है। करंट इसमें कितना फ्लो कर रहा है? करंट इसमें कितना फ्लो कर रहा है? आई फ्लो कर रहा है। इसका एरिया कितना है? एरिया ए है। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा? करंट इंटू एरिया। तो करंट बोलो आई, एरिया बोलो ए, नंबर ऑफ लूप एन। ये मैग्नेटिक मोमेंट आ गया, ये मैग्नेटिक मोमेंट आ गया। मैग्नेटिक फील्ड यहां पे कितना प्रेजेंट है? बी। कहां से आया? परमानेंट मैग्नेट से आया। क्लियर है इतना? यहां क्लियर है? हां सर। इसमें एक रॉड बांध देते हैं, फिक्स कर देते हैं, बेल्डिंग कर देते हैं। ये रॉड क्या कर देते हैं? बेल्डिंग कर देते हैं। अब मुझे बताओ इस पे टॉर्क कितना लगेगा ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड? सर मैग्नेटिक मोमेंट बी इंटू साइन 90। ये थीटा क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, और देखो मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर की तरफ है, तो ये तुम्हारा साइन 91 हो जाएगा। टॉर्क बराबर आएगा एम की वैल्यू एन आई ए, लिख लो एन आई ए, एन आई ए इंटू बी। ये टॉर्क आ गया, ठीक है? हाँ सर। अब बताओ इस टॉर्क की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट तुम्हारा ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड आगे, तो ये ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा। जैसे ऐसे घूमेगा तो रॉड को लेकर इधर घूमेगा। अब इसके हिंज पे बीच में एक ऐसा स्प्रिंग लगा देते हैं। अब जैसे ही बेटा ये जो रॉड ऐसे था, ये घूमेगा और ऐसे जाएगा, तो इस स्प्रिंग को दबाएगा। मान लो ये थीटा एंगल डिफ्लेक्ट हुआ, ये जो ये थीटा एंगल डिफ्लेक्ट हुआ। यहां पे करंट पहले 0 था, ये है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये करंट की रीडिंग देना शुरू कर देगा। तो ये कितना कंप्रेस हुआ? थीटा। तो ये जो स्प्रिंग है, इस लूप को अपोजिट में टॉर्क लगा के बैलेंस करेगा। ये ड्यू टू स्प्रिंग आया टॉर्क, ड्यू टू स्प्रिंग। क्या है कि ये तुम्हारा मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूमना चाह रहा, तो जैसे ही टॉर्क की वजह से लूप ऐसे घूमना चाह रहा, तो ये स्प्रिंग थोड़ा सा कंप्रेस हो गए, लूप को इधर धक्का मारेगा। तो थीटा एंगल पे मान लो इसने टॉर्क लगाया सी थीटा, तो ये दोनों इक्विलिब्रियम पे बैलेंस कर जाएगा। एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे दोनों क्या कर जाएगा? बैलेंस कर जाएगा। तो आप लिखेंगे सी थीटा बराबर एन आई ए बी। बोलो सी थीटा बराबर एन आई ए बी। तो यहां से थीटा बराबर आ जाएगा आपका एन आई ए बी बाई सी। थीटा इज इक्वल टू, देखो एन नंबर ऑफ लूप तो फिक्स हो गया, हाँ सर। ए तो फिक्स हो गया, हाँ। बी तो फिक्स हो गया, ये टॉर्जनल कांस्टेंट तो स्प्रिंग की प्रॉपर्टी है, ये इंटू आई। क्या थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई? हाँ। जितना ज्यादा करंट आएगा उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन शो करेगा। हो गया, हो गया, इंस्ट्रूमेंट खत्म। सी क्या है? सी टॉर्जनल कांस्टेंट है, 6 बार बताया। टॉर्जनल कांस्टेंट मतलब स्प्रिंग का लीनियर स्प्रिंग कांस्टेंट होता है के, उसी तरीके से थीटा है। ले दोबारा बता दिया पूरा, ले दोबारा बता दिया पूरा, बस यही कंसेप्ट है। अब इसमें इसकी डिफाइंड करते हैं करंट सेंसिटिविटी। क्या डिफाइंड करते हैं? करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी क्या है समझना। जैसे मान लो कोई तुम हो और बढ़िया से पढ़ाई कर रहे हो, मैंने तुमको डांट दिया, अब तुम रोने लग गए, अरे मास्टर डांट दिया, मास्टर खड़ूस है, मास्टर गुस्सा करता है, मास्टर डांट दिया। तो तुम्हारी सेंसिटिविटी क्या है? बहुत हाई है, तुम बहुत हाई सेंसिटिव हो, तुरंत से छोटी सी बात से गुस्सा हो गए। रामलाल है, रामलाल को बोला कि तू गधा है, हैं। अबे तू भुकवा है, रामलाल कहता है हैं। रामलाल को मैंने थप्पड़ मार दिया, गुरुजी कोई बात नहीं, गुरुजी मास्टर मार सकते हैं। फिर मैंने रामलाल को लतरिया दिया, रामलाल कहते हैं मास्टर लात से तो मत मारो, लतरिया दिया मास्टर, कोई बात नहीं गुरुजी है। अब और इसी के जगह पे मान लो कोई पिंकी है, पिंकी को मैंने तुम पढ़ती नहीं है, गधी है, इसने में ही रोने लग गई।
तो बताओ रामलाल की सेंसिटिविटी और पिंकी के सेंसिटिविटी में क्या फर्क है? सर पिंकी तो एकदम भूख भी है सर, थोड़ा सा बात पे एकदम फैल गई, रोने लग गई। हाँ, रामलाल से सीखो, उसको मार दो, लात मारो, गाली दे दो, हैं करते रहता है। मतलब थोड़ा सा भी उसको बोलो लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ज्यादा बोलो तो भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, बहुत ज्यादा डांट दिया तो हल्का सा बोला, गुस्सा मास्टर बहुत डांटता है, लेकिन फिर हंसने लग गया। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंसिटिविटी? जो कम बोलने पर भी ज्यादा परेशान हो जाए उसको कहते हैं हाई सेंसिटिविटी, है ना। कई लोग होते हैं ज्यादा इमोशनल होते हैं, छोटी सी बात को भी ज्यादा सोचने लग जाते हैं, ज्यादा परेशान होने लग जाते हैं। जैसे मैं बहुत हाई सेंसिटिव हूं, थोड़ा सा भी तुम स्पैमिंग करते हो मैं परेशान हो जाता हूं, तुम नहीं पढ़ते हो परेशान हो जाता हूं, पढ़ने लग जाते हो तुरंत खुश हो जाता हूं, तो मैं कैसा हूं? हाई सेंसिटिविटी हूं। तो इसकी सेंसिटिविटी डिफाइन करते हैं। सेंसिटिविटी का मतलब यह है कि मान लो 1 एम्पियर करंट आया और 1 एम्पियर करंट से ही अलबला गया और इतना डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, तो इसकी सेंसिटिविटी हाई हो। अगर ये ज्यादा करंट पे भी ये हिला ही नहीं तो लो सेंसिटिविटी है। बताओ हाई सेंसिटिविटी का क्या मतलब? हाई सेंसिटिविटी, अगर ये इंस्ट्रूमेंट हाई सेंसिटिव है मतलब कम करंट पे ज्यादा थीटा, कम आई पर हाई थीटा, कम करंट पर ही ज्यादा डिफ्लेक्शन शो कर रहा है मतलब बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। इसमें तो एरर भी आ जाएगा, मान लो 1 एम्पियर भी ज्यादा करंट आया तो ज्यादा डिफ्लेक्शन शो कर देगा। और एक है लो सेंसिटिविटी, लो सेंसिटिविटी, लो सेंसिटिविटी का मतलब होता है हाई आई पर भी, हाई आई पर भी लो थीटा, लो थीटा, ये लो सेंसिटिविटी है। मतलब सेंसिटिविटी कैसे डिफाइन करेंगे? डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, जैसे थीटा नीचे आई ले आओ तो थीटा बाई आई होता है तुम्हारा करंट सेंसिटिविटी, एसआई से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, करंट सेंसिटिविटी हो गया। और करंट सेंसिटिविटी की वैल्यू क्या आती है? करंट सेंसिटिविटी की वैल्यू आती है एन ए बी बटा सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है करंट सेंसिटिविटी, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। बताओ हाई सेंसिटिविटी कब होगा? जब आई कम हो और थीटा ज्यादा आ जाए। देखो कम आई पे भी थीटा ज्यादा, देखो हाई सेंसिटिविटी मतलब इसकी वैल्यू ज्यादा आ गई। तो डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी। बताइए करंट सेंसिटिविटी क्या होती? सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी क्या होती? करंट सेंसिटिविटी क्या होती? क्या होती? क्या होती? डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन वही थीटा, कितना डिफ्लेक्ट के, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, जो कि होता है एसआई से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है थीटा बाई आई, जो होता है एन ए बी बाई सी आया था क्या? बस इसको आपको याद रखना है, एन ए बी बाई सी आया था, यस एन ए बी बाई सी आया था, इसको आपको याद रखना है। ठीक है भाई, हो गया, बहुत आसान है। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होगा? वोल्टेज सेंसिटिविटी, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी होता है डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्ट, थीटा बाई वी, ये हो जाएगा वोल्टेज सेंसिटिविटी। ये निकलेगा कैसे? सर वी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कैसे निकलेगी वी की वैल्यू? तो यही फॉर्मूले से ही चलो। जैसे तुम थीटा जानते हो एन ए बी बटा सी, और ये आई था, इधर था आई। हाँ, एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, यही तो ओरिजिनल फॉर्मूला यही तो था, थीटा बराबर एन ए बी आई बाई सी। देखो थीटा बराबर एन ए बी आई बाई सी, यही तो था। हाँ सर, एक काम करते हैं, ऊपर में आर से मल्टीप्लाई और नीचे भी आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर नीचे आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखो थीटा बराबर आ जाएगा एन ए बी आई, आई इंटू आर भी बटा सी इंटू आर। वोल्टेज को नीचे ले आओ, थीटा बाई वी, देखो ना इस वी को नीचे, थीटा बाई वी इज इक्वल टू एन ए बी बाई सी आर। ये हो गया तुम्हारा वोल्टेज सेंसिटिविटी। अरे कुछ नहीं किया, जो थीटा था ना उसमें फॉर्मूले में ऊपर नीचे दोनों आर से डिवाइड कर दिया, तो आई इंटू आर क्या हो गया? तुम्हारा वोल्टेज हो गया। तो होगा एन ए बी भी बाई सी आर, देखो एन ए बी भी बाई सी आर। अच्छा इसी फॉर्मूले में ध्यान से देखोगे तो एन ए बी बाई सी, एन ए बी बाई सी क्या है? एस आई, करंट सेंसिटिविटी बटा रेसिस्टेंस, ये होता है तुम्हारा वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी होता है करंट सेंसिटिविटी बटा रेसिस्टेंस। सिंपल एकदम, लिखना है इसको बिल्कुल। अभी दोनों चीजें अच्छे से लिख लीजिए, बहुत पेशेंटली धीरे धीरे सब कुछ आपको पढ़ा दिया। ठीक है, अब जो भी डाउट है वो बता देते हैं। लिख लीजिए करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी है, वोल्टेज सेंसिटिविटी एक बार और बता देता हूं, तब तक फटाफट लिखो।
थीटा बराबर क्या आया था तुम्हारा, NABI/C, यही तो था। हाँ, मैं कह रहा हूं कि एक रेसिस्टेंस R इज अ रेसिस्टेंस, बोले R क्या है, तो पता होना चाहिए R रेसिस्टेंस है भाई, रेसिस्टेंस है, कॉइल का रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो थीटा बराबर हो जाएगा NAB/IR तुम्हारा हो गया वोल्टेज बटा C इंटू आर। V को नीचे ले आओ, तो थीटा डिवाइडेड V, देखो ये V को नीचे ले, थीटा डिवाइडेड V NAB डिवाइडेड बाई CR, ये आ जाएगा। इसको आप कहते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी। ये क्या होगा, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, वोल्टेज सेंसिटिविटी, मतलब SV इज इक्वल टू आ गया NAB/CR। अच्छा, NAB/C क्या था, करंट सेंसिटिविटी, तो करंट सेंसिटिविटी बटा रेसिस्टेंस होता है वोल्टेज सेंसिटिविटी, खत्म। जहां पे R क्या है रेसिस्टेंस, N क्या है नंबर ऑफ लूप, लिखिए इसको। सब कुछ समझ आ गया, बिल्कुल आना चाहिए था। इलेक्ट्रिक फील्ड का असाइनमेंट 3 का सॉल्यूशन दे दीजिए, दे दूंगा बेटा, बिल्कुल दे दूंगा। NAB/C कांस्टेंट है, हाँ NAB/C कांस्टेंट है। न्यू चैप्टर का पार्ट नहीं, ओल्ड चैप्टर का पार्ट है, टॉर्क के केस में ही समझ आ गया, ठीक है। बैक वाले चैप्टर का, बिल्कुल बैक वाले चैप्टर का है। लिख लीजिए इसको, लिख लीजिए इसको, 2 बार डेरिवेशन करके समझाया आपको, 2 बार डेरिवेशन, डायग्राम हाथ से बना के दिखाया आपको, लिख लीजिए। डन, हाँ टाइम तो मिलेगा होगा, लिख लिया होगा आपने। डन, चलो एक सवाल कर लेते फटाफट, बताओ द रिलेशन बिटवीन वोल्टेज सेंसिटिविटी एंड करंट सेंसिटिविटी ऑफ द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज, जल्दी, वोल्टेज सेंसिटिविटी एंड करंट सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज, वोल्टेज एंड करंट सेंसिटिविटी की वैल्यू बताइए, चलिए सभी लोग, सभी लोग वोल्टेज सेंसिटिविटी एंड करंट सेंसिटिविटी का वैल्यू बताइए। जब भी नया चैप्टर स्टार्ट होना होता है ना, तो बहुत सारे लोग आते हैं उम्मीद से, लेकिन वो गधे इतने हैं, इतने हैं, क्या बताऊं मैं। बताओ द रिलेशन बिटवीन वोल्टेज सेंसिटिविटी एंड करंट सेंसिटिविटी ऑफ द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, बताओ क्या होगा। सिंपल बताया था तुम्हें, करंट सेंसिटिविटी बराबर क्या है, NAB/C, यही आया था, हाँ करंट सेंसिटिविटी, और इसी में मैंने करंट सेंसिटिविटी, हाँ यही आया था, इसी में मैंने बोला था कि वोल्टेज सेंसिटिविटी होता है करंट सेंसिटिविटी बटा रेसिस्टेंस। तो G है तुम्हारा रेसिस्टेंस, देखो G तुम्हारा रेसिस्टेंस को G से बोला है, G है तुम्हारा रेसिस्टेंस, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी करंट सेंसिटिविटी G है, पहला ही आंसर आएगा, पहला ही आंसर आएगा। 80% लोगों ने सही किया, 13% लोग ये कह रहे हैं वोल्टेज बाई रेसिस्टेंस थोड़ी ना था। क्लियर, क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखिए, ये सवाल और करिए। करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर 5 डिवीजन पर मिली एम्पियर, तो करंट सेंसिटिविटी ये दिया हुआ है मुझे, करंट सेंसिटिविटी दिया हुआ है 5 थीटा पर यूनिट करंट ही तो था, डिवीजन पर मिली एम्पियर, एंड द वोल्टेज सेंसिटिविटी पर यूनिट वोल्टेज इज गिवन एज दिस, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी हमको दिया है 20 डिवीजन पर वोल्ट, देन रेसिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज, तो रेसिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर आर हमको निकालना है, चलिए निकालिए प्लीज, निकालिए प्लीज। कैसे निकालेंगे सर, बहुत आसान है, हम जानते हैं कि वोल्टेज सेंसिटिविटी बराबर करंट बटा रेसिस्टेंस होता है, तो रेसिस्टेंस आ गया करंट सेंसिटिविटी बटा वोल्टेज सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी बोलो 5/20, 1/4, 1/4 कहीं आ रहा है, नहीं, यूनिट का लो चाहिए, यूनिट ध्यान से देखो। एसआई क्या है तुम्हारा, एसआई है 5 डिवीजन पर मिली एम्पियर, मतलब 5 बटा, ये डिवीजन मिली एम्पियर मतलब 10 का पावर -3 एम्पियर है, और वोल्टेज सेंसिटिविटी था तुम्हारा 20 ही आएगा, तो ये तुम्हारा हो गया 10 का पावर -3 ऊपर जाएगा तो 10 का पावर +3 बटा 5 चौक 20 4, ये 4 आएगा, तो 1000/4 मतलब 250 ओम, ये आंसर आया। यहां देखना मिली एम्पियर है, ये तो पर वोल्ट है लेकिन ये मिली एम्पियर है। बेटा गजोदर ध्यान से, बेटा गजोदर थोड़ा ध्यान से, भाई फॉर्मूले को अभी अभी आपने पढ़ा है लेकिन उसको ढंग से समझो तो सही। ये क्या है, 5 डिवीजन पर मिली एम्पियर है, 20 डिवीजन, तो हम जानते हैं ना
ये रहा आपका सॉल्यूशन। बी नो कि वोल्टेज सेंसिटिविटी होता है करंट बटा रेसिस्टेंस, वोल्टेज सेंसिटिविटी होता है करंट बटा रेसिस्टेंस। ठीक है, लिखो इसको, लिखो लिखो। भाई साहब कर रहा हूं, 5 मिनट और दे, नया चैप्टर शुरू कर रहा हूं। 5 मिनट और दे, नया चैप्टर शुरू कर रहा हूं बस। यूनिट बताए कहां सर? यूनिट खूब बताया है, गोली मार दूंगा अगर बात यूनिट की नहीं किया तो। खूब बताया यूनिट। डिवीजन पर एम्पियर, डिवीजन थीटा बाई आई, डिफ्लेक्शन पर एम्पियर, तो डिवीजन पर एम्पियर ही तो हुआ। जी कांस्टेंट है, जी रेसिस्टेंस है तुम्हारा। एंगुलर डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। चल अच्छा ये बता, इफ नंबर ऑफ टर्न्स बिकम्स डबल देन वोल्टेज सेंसिटिविटी विल, वोल्टेज सेंसिटिविटी विल बी सेंसिटिविटी विल, वोल्टेज सेंसिटिविटी विल। बताओ, इफ नंबर ऑफ टर्न्स बिकम्स डबल देन वोल्टेज सेंसिटिविटी विल। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या आया था? करंट सेंसिटिविटी बटा रेसिस्टेंस। करंट सेंसिटिविटी क्या होता है? एन ए बी बाई सी आर, यही तो आया था। जल्दी 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 बताइए। पहला ऑप्शन डबल, दूसरा ऑप्शन हाफ, तीसरा ऑप्शन रिमेन सेम। आराम से सोच के बताइएगा, एक एक चीज मैंने बताया। एन नंबर ऑफ टर्न्स है, ए है एरिया, बी है मैग्नेटिक फील्ड, सी है आपका टॉर्जनल कांस्टेंट, आर है रेसिस्टेंस, उस लूप का रेसिस्टेंस। जल्दी बताएंगे। जल्दी बताएंगे प्लीज, जल्दी। जल्दी जल्दी जल्दी। जल्दी 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 जल्दी। डबल 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 डबल, तो बहुत सारे लोग डबल कह रहे हैं, और बिल्कुल डबल जो है वो आपका आंसर नहीं है, ये है आपका एमआर स्कैम। कितने लोग इसमें फंस के देखते हैं? सेम रहेगा, सी आएगा आंसर। 32% लोग इसमें फंस गए। देखो, एमआर स्कैम के शिकार हुए 32% लोग, और 54% लोग बच गए। मतलब आई एम सरप्राइज्ड हाउ, कैसे तुमने सोच लिया भाई, कैसे तुमने सोच लिया? वेरी गुड। अब मैं बताता हूं, 54% लोग सोच लिए, लेकिन कैसे वो मुझे बताओ, कैसे? सी होगा। 32% लोगों को तो मैंने फंसा दिया, सी होगा। यहां पे नंबर ऑफ लूप डबल होने से, नंबर ऑफ लूप जो उसमें यूज किया, टर्न्स यूज किया, नंबर ऑफ लूप या टर्न्स, टर्न्स अगर डबल होगा देन करंट सेंसिटिविटी तो डबल होगा, बट वोल्टेज सेंसिटिविटी सेम रहेगा। वोल्टेज सेंसिटिविटी सेम रहेगा। मैं चाहता हूं कि तुम आंसर बताओ कैसे? रेसिस्टेंस से, क्योंकि रेसिस्टेंस भी तो उसी टर्न्स का है। या भाई, प्राउड ऑन यू, सीरियसली प्राउड ऑन यू, वेरी गुड। रेसिस्टेंस विल आल्सो इंक्रीज। हाँ, एंगल पे डिपेंड करता है एसवी, ना कि एन पर। नहीं, एन पे करता है ना बेटा, ये एन है बेटा, ये तो वैल्यू यही आया कि वोल्टेज सेंसिटिविटी होता है एन ए बी बाई सी आर, जहां पे ए एरिया है, एन नंबर ऑफ टर्न्स है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, सी है, आर है। तो यहां पे हो क्या रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स डबल करोगे तो रेसिस्टेंस डबल हो रहा है। करंट सेंसिटिविटी में तो बस इतना है, एन ए बी बाई सी, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स है। लेकिन वोल्टेज सेंसिटिविटी में क्या है, एन ए बी बाई सी आर। अब एरिया मैग्नेटिक फील्ड और सी कांस्टेंट है, तो प्रोपोर्शनल टू एन बाई आर आ गया ना। नंबर ऑफ टर्न्स डबल करोगे तो रेसिस्टेंस भी तो उसका डबल होगा, रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा, आर भी डबल होगा। यस, अब तुम्हें फील आ गया तो कमेंट बॉक्स में दिल बना दो कि यस सर, यही सोचा था या अब सोच लिया।
जितने लोग समझ गए जोरदार देखो कितना अच्छा है ये, अच्छा सवाल कराया यहां पे बच्चा। अब तुम्हें ना फॉर्मूला का एक्चुअल फील अब आ गया होगा, अब फॉर्मूला का एक्चुअल फील आ गया। देखो वोल्टेज सेंसिटिविटी होता है NAB/CR और करंट सेंसिटिविटी होता है NAB/C। तो नंबर ऑफ टर्न्स डबल करोगे तो करंट सेंसिटिविटी डबल होगा, लेकिन वोल्टेज सेंसिटिविटी N/R, N डबल होगा, R भी डबल होगा। नंबर ऑफ लूप और टर्न्स डबल, देन SI बिकम्स डबल बट SV रिमेंस सेम। करंट सेंसिटिविटी डबल होगा लेकिन वोल्टेज सेंसिटिविटी सेम रहेगा। बोलो देखो रेसिस्टेंस किसका है, उसी का, तो टर्न्स का तो रेसिस्टेंस है। अगर टर्न्स डबल होगा तो रेसिस्टेंस भी डबल होगा। चलो भाई बहुत डिटेल में मैंने तुम्हें पूरा गैल्वेनोमीटर करा दिया है, पूरा गैल्वेनोमीटर करा दिया है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। हालांकि ये वही गैल्वेनोमीटर है जो पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप पढ़ चुके हैं, लेकिन उसमें आपने सिर्फ उसका रीडिंग लेना सीखा था। अब आपने अंदर की सारी चीजें उसकी समझ ली और पढ़ ली, अंदर की सारी चीजें आपने पढ़ ली और समझ ली। ठीक है भाई, चलो अब आओ, अब आओ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैट शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड मैं बोल देता हूं, नहीं तो तुम कहोगे कि मास्टर आज पढ़ाएगा नहीं क्या। ये नए चैप्टर का ही पार्ट है, हमें इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ना है और ये नए चैप्टर का पार्ट है। ठीक है, नहीं तो तुम मुझे पढ़ाने नहीं देते। ये बेटा नए चैप्टर का पार्ट है, ये पूरा पढ़ना है। ठीक है, ठीक है सर, नए चैप्टर का पार्ट है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। हाँ बताओ चार्ज कितने तरह के टोटल आपने पढ़े थे? सर दो तरह के चार्ज पढ़े थे, एक होता है प्लस क्यू चार्ज और एक होता है माइनस क्यू चार्ज, पढ़े थे। हाँ, क्या इसमें आपने ये पढ़ा था कि सेम चार्ज जो है वो क्या करता है, सेम नेचर ऑफ चार्ज, सेम नेचर ऑफ चार्ज क्या करता है? सर सेम नेचर ऑफ चार्ज रिपेल करता है, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करता है, रिपेल करता है। और अपोजिट नेचर, और ये सारा चीज लिखना है अच्छे से नए नोट्स में, नए कॉपी में। अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज क्या करता है? सर अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज अट्रैक्ट करता है। ये नए चैप्टर का पार्ट है। हाँ पहले ही बोला था कि नया चैप्टर तुमको इलेक्ट्रोस्टैट जैसा लगेगा, बोला था कि नहीं? तो इसमें नया क्या है? नया यही है कि तुमको सब अच्छे से लिखना है और रिवीजन करना है। सर क्या यार मूड ही खराब हो गया, नहीं नया चैप्टर है सर, नया चैप्टर है। हाँ चार्ज कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। उसमें सेम नेचर ऑफ चार्ज क्या करते हैं? रिपेल। अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज क्या करते हैं? अट्रैक्ट। अब इसमें अट्रैक्शन और रिपल्सन का फोर्स कितना होता है? सर के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, जहां पे के की वैल्यू कितनी होती है? 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है? सर एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखा जाए तो के क्यू बाई आर स्क्वायर आता है। मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे कोई क्यू चार्ज है तो उस पर फोर्स कितना लगता है? पॉजिटिव चार्ज पे सर क्यू ई फोर्स लगता है। ठीक है, अब बताओ तुमने ये पढ़ा इलेक्ट्रिक डाइपोल जैसी कोई चीज होती है? हाँ सर इलेक्ट्रिक डाइपोल जैसी कोई चीज होती है। क्या होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल? सुनना अच्छे से, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? सर मान लो कोई माइनस क्यू चार्ज है और एल डिस्टेंस पर यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखा है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आएगा क्यू इंटू एल। देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आएगा, देखो ये माइनस क्यू चार्ज रखा बेटा, हाँ सर माइनस क्यू चार्ज रखा, ये प्लस क्यू चार्ज रखा, हाँ तो माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ डाइपोल मोमेंट बनेगा जो कि क्यू इंटू एल आएगा। सर ठीक है, क्यू इंटू एल आएगा। अगर मैं इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को और ध्यान से देखूं, इसके वजह से सेंटर से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो याद है कितना होगा? हाँ ये बताओ कितना होगा? 2kq एल इंटू आर बटा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2। याद करो तो इतना है। सर ये तो हमको याद नहीं है, रखना पड़ेगा याद, देखना पड़ेगा। हाँ जहां पे ये 2l डिस्टेंस ले लेते हैं, चलो ये 2l डिस्टेंस ले लेते हैं, या 2a ले लेते हैं, चलो 2a डिस्टेंस ले लेते हैं। तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 2a लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा 4 आएगा। अगर ये a लेते तो 2 आता, 4 आएगा। 4kq बटा a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2। अब देखो तो जहां पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा q इंटू 2a। अब ठीक लग रहा है, दोनों के चार्जेस के बीच में डिस्टेंस 2a है, सेंटर से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हैं, तो क्या 4kq बटा a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2 आएगा? नहीं 3/2 नहीं, स्क्वायर आएगा ये, नहीं तो डायमेंशन ही मैच नहीं करेगा, स्क्वायर आएगा। अब बताओ ठीक है,
कमेंट बॉक्स में आग लगा दो अगर ये तुम्हें सही समझ में आ गया तो। अब यहीं पे तुम फैल जाओगे। अब बताओ, कमेंट बॉक्स में आग लगा दो अगर ये सही है तो। 4k/q AR बटा A² प्लस R² का होल स्क्वायर। मैं डायमेंशन भी चेक करता हूं। देखो, ऊपर डिस्टेंस इंटू डिस्टेंस, ए और आर दोनों डिस्टेंस, डिस्टेंस का स्क्वायर, नीचे डिस्टेंस का स्क्वायर और उसका स्क्वायर, डिस्टेंस का पावर 4, नीचे पावर 4 ऊपर स्क्वायर, तो नीचे डिस्टेंस का स्क्वायर बनेगा, एकदम सही है। नीचे डिस्टेंस का स्क्वायर बनेगा, एकदम सही है। के भी है, क्यू भी है, डिस्टेंस का स्क्वायर, एकदम सही है। सही तो है यार। 4k/q AR बटा A² प्लस R² का होल स्क्वायर, एकदम सही है, एकदम सही है। रॉन्ग है। 4k/q AR बटा A² प्लस R² का होल स्क्वायर, एकदम सही लग रहा है मुझे तो। रॉन्ग है। माइनस आएगा, माइनस आएगा डिस्टेंस। A² माइनस R², हाँ उसमें प्लस आता है, इसमें माइनस आएगा, सही कह रहे हो। ये डिस्टेंस माइनस आएगा, एकदम सही कह रहे हो। ये डिस्टेंस माइनस आएगा, सही कह रहे हो। अब ठीक है क्या? 4k/q AR बटा A² माइनस R² का होल स्क्वायर। अब सही है क्या? 3/2 नहीं, गलत बोलो, 3/2 तो नहीं आएगा, माइनस आएगा बस, बाकी ठीक है। एक्सियल लाइन पर, एट एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन पर, ये सही लिखा है मैंने। इक्वेटोरियल लाइन पे अगर लिखोगे, ये है अगर माइनस क्यू, यहां से 2a डिस्टेंस पर यह है प्लस क्यू, सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पे, बिल्कुल बेटा बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड सही लिखा है। यह है 4k/q AR बटा R² माइनस A² का होल स्क्वायर, एकदम सही है। इसी में तुम कहते हो कि डाइपोल मोमेंट होता है Q इंटू 2a, तो 2a/q को हम P लिख सकते हैं, तो देखो 2 बच जाएगा, तो 2k/qa इंटू 2 को हम P लिखेंगे, PR बटा R² माइनस A² का होल स्क्वायर। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा आपका, अगर मैं स्मॉल डाइपोल के लिए लिखूं तो R² का पावर 4 R से कटेगा, तो 2kp/RQ। चलो पूरा इलेक्ट्रिक डाइपोल रिवाइज हो गया, अब तो सही है, अब तो सही है। पूरा इलेक्ट्रिक डाइपोल रिवाइज हो गया, ले भाई, पूरा इलेक्ट्रिक डाइपोल रिवाइज हो गया। बस यहां पे एक प्लस माइनस की गलती थी, बताओ। अब सही है। अब यहां पे अगर मैं इक्वेटोरियल लाइन पे जाऊंगा, यहां से r डिस्टेंस पे, यहां पे जाऊंगा, यहां पे, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे आएगी, वो होती है 2kp या 2k/q इंटू a बटा R² प्लस A² का पावर 3/2, ये आएगा। ये इक्वेटोरियल लाइन पे, ये एक्सियल पे लिखा था। अब यहां से 2qa को p लिख सकते हैं, तो kp बटा स्मॉल डिस्टेंस लोगे तो RQ, ये आएगा माइनस में, पीछे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, ये प्लस में ही आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे पूरा रिवाइज कर दिया। अब बताओ, बताओ, कमेंट बॉक्स में आग लगा तो सही है क्या? तुमको याद नहीं था गधे, सही लिखा है यहाँ पे, एक प्लस माइनस का मिस्टेक था बीच में बस। अब बता दो सही है। 2 नहीं होगा, कहाँ 2 नहीं होगा, या 2 नहीं आता एक्सेल लाइन पे, 2kp/RQ नहीं आता है, बिल्कुल आता है, और स्क्वायर ही रहता है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे डाइपोल मोमेंट को हम लिखेंगे q इंटू 2a को p, तो 4 को लिखेंगे 2 इंटू 2, एकदम सही लिखा है मैंने, एकदम सही लिखा है मैंने, दोनों एकदम 100% सही है। जल्दी बता दे, जल्दी बता दे। कोई बात नहीं भाई, बहुत पुरानी चीज है, थोड़ी बहुत मिस्टेक होगी कहीं पे तो डायमेंशनली लॉजिकली उसको समझ लेंगे ना। देखो दोनों सही है, सही है ना। देखो बेटा, यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे माइनस आता है, 2kp/RQ, ये हो जाएगा kp/RQ, एकदम सही है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं तुम्हें, जैसे मान लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल रख दो थीटा एंगल पे, तो इस पर टॉर्क कितना लगेगा? सो टॉर्क लगेगा PE sin थीटा। इसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर होगी? माइनस PE cos थीटा। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस P वेक्टर डॉट E वेक्टर, तभी तो कॉस आ गया। अच्छा, इसमें जब ऑसिलेट करता है तो उसका टाइम पीरियड क्या होता है? 2π√I/P, ये टाइम पीरियड होता है कि नहीं होता टाइम पीरियड? हाँ सर, ये टाइम पीरियड होता है। तो देखो ये पूरा इलेक्ट्रोस्टैट ऊपर ऊपर से डाइपोल वाली चीज, जैसे चार्ज क्या होता है, कितने तरह के होते हैं, फोर्स क्या होता है, दो चार्जेस के बीच में फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डाइपोल मोमेंट के एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, डाइपोल को रखेंगे उस पर टॉर्क कितना लगेगा, पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोर होगा, टाइम पीरियड कितना होगा, ये चीजें हमने पढ़ी थी। ये सारी चीजें आपको समझ में आई? ये सारी चीजें आपको समझ में आई?
ये सारी चीजें आपको समझ में आई? अब सुनना, अब सुनना, अब सुनना। सर क्या असली खेला अब यहां से शुरू होगा? सर क्या अब उसी तरीके से जिस तरीके से चार्ज होता है, दो चार्ज के बीच में इलेक्ट्रिक डाइपोल बनता है, एक्चुअल में एक बार मैग्नेट आता है ऐसा, जो एक मटेरियल होता है जिसके आसपास करंट कैरिंग वायर के जैसा मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, वैसा मैग्नेटिक फील्ड आता है। इसके भी दो पोलरिटी होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। यहां पे एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आता है, जो आता है मैग्नेटिक फील्ड। फील्ड क्रिएट होता है, जैसे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट। और बार मैग्नेट के भी दो पोलरिटी होते हैं, जैसे जैसे दो पोलरिटी होता है इसका, जिसको कहते हैं मैग्नेटिक चार्ज भी बोल सकते हैं, मैग्नेटिक चार्ज। जैसे इसमें दो चार्ज होते हैं, इसमें दो पोल होते हैं। एक होता है साउथ पोल, नॉर्थ पोल पहले लिखे, नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल, जिसको हम प्लस एम से उसके पोल स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं। इसको करते हैं ना प्लस क्यू, इसके पोल स्ट्रेंथ को प्लस एम से लिखते हैं। और दूसरा होता है साउथ पोल, जिसको हम माइनस एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सर इसको हम चार्ज की तरह क्यों नहीं बोलते हैं? दो पोल है, जैसे दो चार्ज था, प्लस चार्ज माइनस चार्ज बोल दिया, तो इसको भी प्लस पोल और माइनस पोल बोल देते हैं। इसको साउथ और नॉर्थ क्यों नाम दिया? तो देखो, सबसे पहले क्या हुआ कि एक मटेरियल मिला मुझे कहीं, ठीक है, एक मटेरियल मिला। उस मटेरियल में ना दूसरे मटेरियल को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी थी, उसी तरह के दूसरे मटेरियल को, तो उस मटेरियल को नाम दे दिया मैंने मैग्नेट। अब उस मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंडेड रखता ना, तो बार बार एक पोल साउथ की तरफ जा रहा था, एक नॉर्थ की तरफ जा रहा था, रख के छोड़ दो, एक साउथ की तरफ एक नॉर्थ की तरफ जा रहा था। तो जो पोल साउथ की तरफ जा रहा था उसको नाम दे दिया साउथ पोल, जो नॉर्थ की तरफ जा रहा था उसको दे दिया बस नॉर्थ पोल। होता वो चार्ज की तरह ही है। अगर मान लो कि पहले चार्ज नहीं आया होता, पहले मुझे मैग्नेट मिलता, तो क्या पता मैग्नेट को हम बोलते कि एक प्लस क्यू चार्ज है और एक माइनस क्यू चार्ज है। मैग्नेट को चार्ज के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेट को क्या करते हैं? चार्ज के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं। तो हुआ क्या, देखो समझो कि खुदाई किया हमने, खुदाई किया तो जेसीबी से खुदाई किया, तो उसमें मुझे मिला एक काला सा मटेरियल। अब उस काला सा मटेरियल दूसरे काले मटेरियल को अट्रैक्ट और रिपेल कर रहा था, जैसे चार्ज अट्रैक्ट और रिपेल करता है। तो हमने बोला ये तो चार्ज जैसा है, लेकिन चार्ज कभी भी नॉर्थ और साउथ की तरफ तो नहीं भागता है। लेकिन जैसे ही एक मैग्नेट को, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट को हवा में रखे, तो बार बार एक पोल था नुकीला टाइप का, जो नॉर्थ की तरफ भाग जा रहा था और ये साउथ की तरफ भाग जा रहा था। फिर हम उल्टा लटकाते तो भी घूम के साथ नॉर्थ की तरफ चला जा रहा था, ऐसे लटकाते तो भी नॉर्थ की तरफ चला जाता, ऐसे रखते तो भी नॉर्थ की तरफ चला जाता, क्योंकि अर्थ भी एक मैग्नेट होता है। तो जो पोल बार बार नॉर्थ की तरफ जा रहा था, क्या मैं उसको बोल दूं कि नॉर्थ पोल है? नॉर्थ सीकिंग पोल, तो उसको नॉर्थ पोल के नाम से बोल देते हैं। अच्छा, तो जैसे दो तरह के चार्ज होते हैं मैग्नेट में, वैसे दो तरह के पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। सिंपल। सुनो, क्या ये तुम्हारे दिमाग में क्लियर है कि जिस तरीके के दो तरह के चार्ज होते हैं मैग्नेट में, वैसे दो तरह के पोल होते हैं, वैसे मैग्नेट में दो तरह के पोल होते हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। साउथ पोल को हम लिखते हैं माइनस एम से, पोल स्ट्रेंथ है इसका। ये क्या है? जैसे चार्ज की वैल्यू लिखते हो ना, वैसे पोल स्ट्रेंथ होता है इसका। जैसे चार्ज लिखा ना तुमने, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज को कैसे लिखा है? प्लस क्यू उसकी वैल्यू है, पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू है प्लस क्यू। तो उसी तरीके से पोल स्ट्रेंथ यहां पे डिफाइन करते हैं, नॉर्थ पोल का प्लस एम और साउथ पोल का माइनस एम। नॉर्थ पोल का प्लस एम, साउथ पोल का माइनस एम। अब सेम पोल क्या करेगा? सेम पोल क्या करेगा सर? रिपेल, खत्म, रिपेल। एंड अपोजिट पोल क्या करेगा? अट्रैक्ट। सर ये तो चार्ज जैसा ही हो गया। हाँ, अपोजिट पोल क्या करेगा? अट्रैक्ट। अच्छा, ये खेला था। हाँ, तो ये चार्ज की प्रॉपर्टी पूरी की पूरी रिप्लिकेट हो गई कि नहीं? सेम तरह के नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल। साउथ साउथ क्या करते हैं? रिपेल। और नॉर्थ साउथ क्या करता है? अट्रैक्ट। अरे सर जी जोरदार, ये तो मजा आ गया यार, क्या अच्छी तरीके से समझा है। यस। दूसरी बात, दो पोल के बीच में फोर्स कितना लगता है? तो दो पोल के बीच में फोर्स देखो, F बराबर के M1 इंटू M2, दोनों का पोल स्ट्रेंथ मान लो, दोनों के बीच की डिस्टेंस R स्क्वायर है। बस दो पोल के बीच में फोर्स है, फोर्स बिटवीन टू पोल, टू पोल M1 एंड M2। मान लो एक चार्ज जैसे Q1 था, R डिस्टेंस पे दूसरा Q2 था, तो K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर लगता है। हाँ, तो दो पोल के बीच में फोर्स लगता है K M1 M2 बाई R स्क्वायर। दैट्स इट। एक पोल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आता है वो आता है K M बाई R स्क्वायर, जहां पे K की वैल्यू होती है मैग्नेटिज्म में म्यू नॉट बटा 4 पाई। इलेक्ट्रोस्टैट में क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे होता है Q K बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई। मैग्नेटिज्म का कांस्टेंट और इलेक्ट्रोस्टैटिक के कांस्टेंट में फर्क है। हाँ, तो यहाँ पे डाइपोल भी बनेगा। हाँ, यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल, बार मैग्नेट का एक मैग्नेटिक डाइपोल बनता है, मैग्नेटिक डाइपोल। अब देखो मैग्नेटिक डाइपोल कैसे बनता है। जैसे मान लो ये माइनस पोल स्ट्रेंथ है,
मतलब साउथ पोल है, माइनस चार्ज मतलब साउथ पोल। यहां से 2a डिस्टेंस पर एक प्लस पोल है जैसे नॉर्थ पोल, तो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ठीक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की तरह, जैसे चार्ज की वैल्यू प्लस और माइनस है तो क्यू लेते हैं, दोनों के बीच की डिस्टेंस लेते हैं, तो यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ लेंगे m और दोनों के बीच की डिस्टेंस 2a, ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आ जाएगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आ जाएगा। सेम सर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की तरह। हाँ, अब तुम्हें पता चला कि क्यों मैं पहले समझा रहा था ये, और ये सारी चीजें जो समझाई है वो तो पुरानी पढ़ी हुई चीजें हैं। हाँ सर, पुरानी पढ़ी हुई चीजें, तो कंपेयर बेस से तो बहुत बढ़िया बन गया ये। जैसे दो तरह के चार्ज होते हैं, सेम चार्ज रिपेल करते हैं, अपोजिट अट्रैक्ट करते हैं। सेम तरह के दो तरह के पोल होते हैं, साउथ और नॉर्थ, नॉर्थ प्लस होता है, साउथ माइनस होता है। दो पोल सेम नेचर का है तो रिपेल करता है, अपोजिट वाला पोल अट्रैक्ट करता है। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, चार्ज इंटू दोनों के बीच का डिस्टेंस, पोल इंटू दोनों के बीच का डिस्टेंस, खत्म। ये पूरा का पूरा टॉपिक है। तुमको जान के आश्चर्य होगा कि मान लो यहां पे पोल स्ट्रेंथ कोई साउथ पोल है जिसका पोल स्ट्रेंथ है माइनस है, यहां से 2a डिस्टेंस पर एक नॉर्थ पोल है जिसका पोल स्ट्रेंथ है प्लस है, इससे r डिस्टेंस पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। अब डेरिवेशन करना है, करा दूंगा। ओए भाई, डेरिवेशन करना है, करा दूंगा, लेकिन यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो तो हमरा पता है कि 2k m a r बटा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 2, ना 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 रे ना रे नहीं, माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का पावर 2। अच्छा, और सुनो, यहीं पे हम जानते हैं कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है पोल स्ट्रेंथ दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो यहां से ये 4 4 4 4 4, बाप रे बाप, गड़बड़े हो जाता है ये 4, तो 4 को 2 इंटू 2 लिखूंगा तो बचेगा 2k, और ये 2 एक m और a हो जाएगा तुम्हारा कैपिटल M r बटा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पे बच जाएगा 2k पोल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल M मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट लिख दिया। ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट लिख रहा हूं, कैपिटल M और ये हो जाएगा r, तो 2k कैपिटल M और r, और नीचे हो जाएगा आर स्क्वायर का होल स्क्वायर आर क्यू, 2km बाई आर क्यू, ये आंसर आ गया, जहां पे k की वैल्यू होती है म्यू नॉट बटा 4 पाई। देखो देखो सर, ये तो बहुत आसान लगा यार, 2k p बाई आर क्यू होगा 2km बाई आर क्यू। हाँ, और यही से अगर इक्वेटोरियल लाइन पे जाके देखोगे, इधर इक्वेटोरियल लाइन पे, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इसके अपोजिट आएगा 2kma। अब ये पोल स्ट्रेंथ के टर्म्स में लिख रहा हूं, पोल स्ट्रेंथ के टर्म्स में देखो, चार्ज पोल स्ट्रेंथ के टर्म्स में लिख रहा हूं, आर स्क्वायर ए स्क्वायर का पावर 3/2, स्मॉल m पोल स्ट्रेंथ है, कैपिटल M मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, तो ये हो जाएगा माइनस k कैपिटल M, क्या कैपिटल M बटा आर क्यू, आंसर। सर एकदम सेम, यस। फर्क क्या पड़ा, यहां पे चार्ज है, यहां पे पोल स्ट्रेंथ है, यहां पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, यहां पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, पोल स्ट्रेंथ इनटू दोनों के बीच का डिस्टेंस, पोल स्ट्रेंथ इनटू दोनों के बीच का डिस्टेंस। एकदम कॉपी पेस्ट आ गया कि नहीं, क्रोनोलॉजी को आप समझ पाए कि नहीं, डिराइव करना तो कर लो जैसे ही। अच्छा, मान लो कि तुम्हें बोले नहीं सर फील नहीं है, डिराइव करके बताओ, तो बताओ यहां पर जो मान लो P पॉइंट है या कोई X पॉइंट, मान लो एक्सेल लाइन पे X पॉइंट है, तो X पॉइंट पर जो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, जैसे यहां का डेरिवेशन है वैसे ही होगा कि नहीं होगा, बताओ। मान लो ये Y पॉइंट पे लिखते हो, तो Y पॉइंट पे जो भी मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, Y पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपने ड्राइव किया था, हाँ उसी तरीके से करो। एक चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो, जैसे एक चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है KQ बाई आर स्क्वायर, उस तरीके से एक पोल का वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लिखो। सेम होगा कि नहीं डेरिवेशन, बताओ। सेम होगा कि नहीं डेरिवेशन, बताओ भाई। रिजल्ट कितना सेम है, Q इंटू 2a P होता है, M इंटू 2a कैपिटल M होता है। देखो 2km बाई आर क्यू, देखो 2kp बाई आर क्यू, बताओ। और इतना ही नहीं, अभी और सुनिए। मान लीजिए कि यहां पे कोई मैग्नेटिक फील्ड है B, और उसमें एक डाइपोल कैपिटल M डाइपोल मोमेंट का बार मैग्नेट रख दिया, बार मैग्नेट होगा ना, और बार मैग्नेट की जो मैग्नेटिक मोमेंट होती है वो साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ होती है, देखो ना, -m से +m की तरफ,
मान लो ये थीटा एंगल है, तो इस पर टॉर्क लगेगा m क्रॉस b, जो कि टॉर्क की वैल्यू होगी एम बी साइन थीटा, और इसमें पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर होगा वो माइनस एम डॉट बी होगा। इस पोटेंशियल एनर्जी को खोल दोगे तो माइनस एम बी कॉस थीटा आएगा, और ये जब छोड़ देते हैं तो ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता है। याद है आपको टाइम पीरियड? हाँ, तो यहाँ पे टाइम पीरियड होगा t इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर आई बाई एम बी। जैसे यहाँ पे क्या होता है पीई, तो t बराबर 2 पाई आई बाई पी, t इज इक्वल 2 पाई आई बाई एम बी। जहाँ पे आई क्या है बताना जरा, याद है? पहले तुमने पढ़ा था, आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम है मैग्नेटिक मोमेंट, और बी है मैग्नेटिक फील्ड। बताओ, बी है मैग्नेटिक फील्ड। देखो, अब बताओ इतना मेहनत क्यों कर रहे थे रिवाइज करने में? अब बताओ इतना मेहनत क्यों कर रहे थे रिवाइज करने में? अब तुम अगर थोड़ा सा पेशेंटली दिमाग शांत करके मेरी बात सुनना, दिमाग शांत करके, कोई कमेंट नहीं, कोई कुछ कहीं नहीं, दिमाग शांत करके सुनना। क्या जैसे इलेक्ट्रोस्टैट में दो तरह के चार्ज होते हैं, प्लस क्यू और माइनस क्यू, उसी तरीके से मैग्नेटिज्म में दो तरह के पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। नॉर्थ पोल का पोल स्ट्रेंथ, जैसे चार्ज की वैल्यू क्यू होती है ना, पोल स्ट्रेंथ को प्लस एम से रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्थ के, साउथ को माइनस एम से रिप्रेजेंट करते हैं। माइनस क्यू से प्लस क्यू तक इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता है, यहां से माइनस एम से प्लस एम तक मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होगा, माइनस एम से प्लस एम तक मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होगा। कहां से? माइनस एम से प्लस एम तक मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता है क्यू इंटू टू ए, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होता है पोल स्ट्रेंथ इंटू टू ए। उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी, टॉर्क पी क्रॉस ई, यहाँ पे एम क्रॉस बी, पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी डॉट ई, यहाँ पे माइनस एम डॉट बी। अब यहाँ पे सिर्फ पी और एम बदल जाने से क्या कंसेप्ट बदल गया? नहीं, चीजें हूबहू एकदम सेम रही। हाँ सर, तो ये तो नया चैप्टर सर एकदम हलवा लग रहा है, एकदम हलवा है, आगे भी चीजें आपको ऐसे ही समझ आएगा। हाँ, थोड़ी बहुत अलग चीज होंगी, वो मैं अभी आपको समझाऊंगा, बहुत अच्छे से समझाऊंगा। चलिए, ये पूरा इसी सीक्वेंस में ऐसे ही लिखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही ऐसे लिखना है, एकदम सामने सामने कंपेयर करके। देखो, एकदम सामने सामने कंपेयर करके देखो, ऐसे सामने सामने कंपेयर करके। और यहां पे लिख देना टॉर्क है, वहां पे लिख देना टॉर्क है, ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये लिख देना पोटेंशियल एनर्जी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्सियल लाइन पे, ये मैग्नेटिक फील्ड है एक्सियल लाइन पे, इक्वेटोरियल लाइन पे, ये लिख लेना। चलो, जहां पे भी हो वहां पे अच्छे से आगे पीछे स्क्रीन करके लिखो। लिखो, मैं एक थोड़ा पानी पी लेता हूं, बहुत प्यास लग रहा है, बस तुम लिखो इसको जल्दी से, फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। चलो आ गया भाई, मैं एक घुट पानी पीने गया था, बस यही हूं, यही हूं। ऑलरेडी डन? लिख लिया गया सर? ये डन, थैंक्स फॉर सिमेट्रिक नोट्स। हाँ अच्छा, इस ये पढ़ते पढ़ते क्या तुमको पुराना भी याद हो गया? बताओ सर, मैं 11th एंड 12th साइमल्टेनियसली मैनेज नहीं कर पा रही हूं ड्यू टू हेल्थ। क्या आप 11th दोबारा रिवाइज कराओगे? जान ले लो ना, जान ले लो भाई, जितना टाइम मिलेगा उसी टाइम के अकॉर्डिंग कराऊंगा। अब तुम दोबारा 11th में रिवाइज कराऊंगा, बहुत सारे कंसेप्ट और सब कुछ कराऊंगा, ऐसा नहीं कि नहीं कराऊंगा, लेकिन टाइम के साथ ही कराऊंगा। अगर मुझे 2 महीना मिलेगा रिवीजन कराने के लिए, तो 2 महीने में 12 चैप्टर जैसे करा सकते हो वैसे ही करा पाऊंगा ना बेटा। अगर तुमको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा होगा उस समय, तो फिर बेसिक हिला हुआ होगा तो दिक्कत आएगी। लेकिन मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, साथ नहीं छोड़ूंगा। लेकिन एक कड़वी बात है जो मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं, मैं ये नहीं चाहता हूं कि तुमको धोखे में रखूं। मैं अगर तुम्हें ये बोल दूं नहीं बेटा मैं एकदम बेसिक से कराऊंगा, तो क्या पॉसिबल है 3 महीने में बेसिक से कर पाना? हमको 2-3 महीने का टाइम ही तो मिलेगा, क्या 2-3 महीने में सब कुछ एकदम कर सकते हैं? है ना? तो जितना टाइम मिलेगा मैं ईमानदारी से पूरा कराऊंगा, पूरा पूरा कराऊंगा एकदम, लेकिन उसी टाइम के लिमिट में कराऊंगा ना भाई।
और अभी मैं इतना मेहनत कर रहा हूं तुम्हारे लिए, हर चीज रिकॉर्ड करके दे रहा हूं, 11th का हो 12th का हो, हर चीज तुमको रिकॉर्ड करके दे रहा हूं। ये भी मैं आ, आ, जो सबसे फंडामेंटल होता है वो सारी चीजें दे रहा हूं, तो जितना टाइम मिलेगा उतने में मैं करा दूंगा, लेकिन उसी अकॉर्डिंग। तो पहले से तुम थोड़ा पढ़े रहोगे तभी फायदा होगा, ठीक है ना। उम्मीद सीरीज है इधर देख, चलो इधर देखो, सुनो ध्यान से। तो अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बार मैग्नेट, डिटेल में डिस्कस करेंगे कि बार मैग्नेट क्या होता है भाई, बार मैग्नेट क्या होता है, एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखो, बार मैग्नेट ऐसा वो काला सा ऐसा मैग्नेट होता है जिसके इधर पॉजिटिव पोल स्ट्रेंथ प्लस एम को हम नॉर्थ पोल बोलते हैं, और साउथ पोल मतलब निगेटिव पोल स्ट्रेंथ होता है। दोनों के बीच में मान लीजिए डिस्टेंस है 2a, तो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आता है पोल स्ट्रेंथ, जैसे प्लस क्यू माइनस क्यू आता है ना, उसी तरीके से पोल स्ट्रेंथ इनटू दोनों पोल के बीच में डिस्टेंस, ये है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ये एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होता है, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर है, ये भी वेक्टर होता है। इसका यूनिट क्या होगा जरा बताना, यूनिट, सर यूनिट तो हमको नहीं आता है। तो ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जैसा करंट कैरिंग लूप का आता है ना, वैसा ही है ये भी। तो करंट कैरिंग लूप का होता है करंट इंटू एरिया, हाँ, तो करंट इंटू एरिया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और ये भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। तो भाई अलग अलग सिस्टम का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पूछोगे तो यूनिट बदल थोड़ी ना जाएगा। यहां पे देखो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या आता है, करंट इंटू एरिया, करंट क्या है एम्पियर इंटू एरिया मीटर स्क्वायर, तो यूनिट हो जाएगा तुम्हारा एम्पियर मीटर स्क्वायर, दैट्स इट, एम्पियर मीटर स्क्वायर। अच्छा अच्छा, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पोल स्ट्रेंथ का यूनिट क्या होगा, मजेदार क्वेश्चन यहां पे बनता है। यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ की यूनिट क्या होगी, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ की यूनिट क्या होगी। तो देखो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m बराबर 2a इंटू स्मॉल एम है, तो ये स्मॉल m बराबर होगा कैपिटल M बटा 2a, जहां पे a तुम्हारा डिस्टेंस है और ये है तुम्हारा एम्पियर मीटर स्क्वायर बटा 2 का कोई डायमेंशन होगा नहीं, ए डिस्टेंस का क्या होगा मीटर। तो देखो इधर मीटर स्क्वायर से मीटर काटोगे तो ये मीटर आ जाएगा। तो पोल स्ट्रेंथ का यूनिट होता है एम्पियर इंटू मीटर, बहुत इंटरेस्टिंग चीज, और ये नीट का पूछा हुआ सवाल है, यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एम्पियर इंटू मीटर। और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का क्या होगा, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। अच्छा, इसकी वेक्टर है तो डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन किधर होती है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल। अब बताओ क्या कि ये अलग है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जैसा, सर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ये माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ डायरेक्शन होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की तरफ देखो क्यू इंटू 2a होता है, यहाँ पे m इंटू 2a, बस एम्पियर इंटू मीटर, बिल्कुल सही है। चलिए लिखिए इसको, ए कहां गया, ए है ना भाई, ये है ना ए, 2 का कोई डायमेंशन, डायमेंशन निकाला बेटा, डायमेंशन, तो 2 तो डायमेंशन लेस है ना, इसलिए 2 नहीं लिखा है। 2 का कोई डायमेंशन होता है क्या, 2 का कोई डायमेंशन होता है क्या, नहीं ना, एम्पियर इंटू मीटर आ जाएगा। जल्दी बताइए, एम्पियर इंटू मीटर आ जाएगा। डायरेक्शन किधर होता है, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ, ठीक है। बहुत इजी है क्या, यस सर, सर क्या ही था, ये तो बहुत आसान है। इसका यूनिट समझना, डायरेक्शन समझना इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो तुम्हारा बार मैग्नेट है, ऐसे बना लो या ऐसे बना लो दोनों चलेगा, ऐसे बना लो दोनों चलेगा, एक ही चीज है। इसमें जो ये क्रॉस सेक्शन एरिया आपको ये दिख रहा है, ये वाला जो क्रॉस सेक्शन एरिया दिख रहा है, ये वाला, या यहां देखोगे तो ये वाला जो क्रॉस सेक्शन एरिया आपको दिख रहा है, ये पूरा पार्ट, ये पूरा पार्ट, ये पूरा पार्ट, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया दिख रहा है, ये एरिया जितना बड़ा होगा ना, जितना मोटा मैग्नेट होगा ना, इसका पोल स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा, पोल स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा।
तो यहां पे एक चीज समझाते हैं कि जो पोल स्ट्रेंथ होता है, पोल स्ट्रेंथ, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया आता है, क्रॉस सेक्शन एरिया आता है। लॉजिकल बात भी है, आना भी चाहिए, लॉजिकल बात भी है। अगर मान लो तुम एक मैग्नेट ये लेते हो और एक मैग्नेट ये लेते हो, बताओ मोटा मैग्नेट कौन है, किसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा? सर इसका ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? इसका पोल स्ट्रेंथ ज्यादा लग रहा है। तो जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होता है ना, जो जितना मोटा होता है, जितना मोटा होता है, जितना ज्यादा मोटा होता है, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया जितना ज्यादा हो, उसकी पोल स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा रहती है, उसकी पोल स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा रहती है, उसकी पोल स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा रहती है। बोलो समझ में आया? समझ में आया? अब सुनो, तो सर ये तो पोल स्ट्रेंथ है, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? तो मैग्नेटिक मोमेंट समझना, मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ। ये तो होता है, लेंथ ही तो लेते हैं, 2a लेंथ ही तो था। अब ये एरिया के प्रोपोर्शनल और ये लेंथ है, तो क्या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम भी लिख सकता हूं? बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आता है। मान लो तुम कह रहे हो कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किस पे डिपेंड करे, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ। जितना ज्यादा मैग्नेट का लेंथ है, जितना ज्यादा मैग्नेट का लेंथ है, मैग्नेटिक मोमेंट उतना ज्यादा होगा। जितना ज्यादा इसका पोल स्ट्रेंथ है, पोल स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया इनटू लेंथ, तो वॉल्यूम हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना? अच्छा इसको रिपीट करूं, बहुत बढ़िया बेटा, ताली, सैल्यूट है भाई साहब। तूने बोला ना जो रिपीट करने के लिए, मुझे दिल गदगद हो गया एकदम। अबे गधे, ये तुम्हारा मैग्नेट है, ये तुम्हारा क्या है? मैग्नेट है। इस मैग्नेट का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो होगा वो होता है पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ। पोल स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया इनटू लेंथ, तो एरिया इनटू लेंथ वॉल्यूम नहीं हो गया? एरिया इनटू लेंथ वॉल्यूम नहीं हो गया क्या यार? मतलब मैं खुश हो गया भाई, आज जो तूने किया ना, क्या रिपीट करने के लिए बोला है गधा कहीं का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ कुछ भी, जैसे आपकी मर्जी। बताइए, मतलब तुमने क्या रिपीट करने के लिए बोला, तुमको समझ आया? क्या रिपीट करने के लिए बोला, तुमको समझ आया? बताओ। कल हॉलीडे, इस बात की तुम्हें खुशी है, पढ़ना तो है नहीं। एम की डायरेक्शन हमेशा 90 डिग्री टू मैग्नेटिक है। स्मॉल एम मीन्स मतलब पोल स्ट्रेंथ, छोटा एम पोल स्ट्रेंथ, बड़ा एम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। सर एम की डायरेक्शन हमेशा 90 डिग्री टू मैग्नेट, इसलिए 90 डिग्री आएगा ना, 90 डिग्री। अच्छा, एम की डायरेक्शन हमेशा 90 डिग्री टू मैग्नेटिक फील्ड। हाँ देखो ना, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इधर है, ये अलग है। अच्छा मैं तो घबरा गया यार, मुझे लगा इस एम की बात कर रहा है, मुझे लगा इस एम की बात कर रहा है। बताओ समझ आया क्या? हाउ वाई इंक्रीजेज एन आर विल डिक्रीजेज। यहाँ मैग्नेट में इम्पोल को थोड़ा इनसाइड लिखते हैं क्या? सर एक ट्यूटोरियल में दो नहीं होगा, ट्यूटोरियल में दो नहीं होगा, दो होगा ना बेटा। वो चार्ज के टर्म्स में लिखते हैं ना, तब दो आता है, और 2q इंटू ए को p लिखते हैं तब दो नहीं दिखाई देता है ना? ऐसे मत बोलो। कोई 3 दिन का हॉलीडे नहीं है, असाइनमेंट आएगा, असाइनमेंट के सॉल्यूशन आएंगे और समरी लेक्चर आएगा। चलो फिर से देखो, कितने लोगों को समझ में आ गया? कमेंट बॉक्स में आग लगा देंगे प्लीज। क्या सर? देखो बेटा, ये जितना मोटा मैग्नेट होगा उसका पोल स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा, पोल स्ट्रेंथ उतना ही उसका क्या होगा? ज्यादा होगा। और जितना पतला होगा पोल स्ट्रेंथ उतना कम होगा। दूसरी बात, मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो पोल स्ट्रेंथ इंटू लेंथ पे डिपेंड करता है। ये लेंथ लेते हैं ना, ये 2a लेंथ लेते हैं, पोल स्ट्रेंथ इंटू लेंथ। तो जितना ज्यादा एरिया होगा पोल स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा, तो ये एरिया पे डिपेंड करता है, इंटू लेंथ मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर जाएगा? वॉल्यूम पे। एक और चीज है जो इंफॉर्मेशन की तरह लेना है आपको, मैग्नेट में ना, जैसे नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो एंड टू एंड इसको कहते हैं ज्योमेट्रिक लेंथ, इसको कहते हैं ज्योमेट्रिक लेंथ। LG लिखा है, ज्योमेट्रिक लेंथ ऑफ बार मैग्नेट, ज्योमेट्रिक लेंथ।
ज्योमेट्रिक लेंथ ऑफ बार मैग्नेट, इसको कहते हैं हम ज्योमेट्रिक लेंथ। जो एंड टू एंड लेंथ होता है ना उसको कहते हैं ज्योमेट्रिक लेंथ। और मैग्नेटिक लेंथ थोड़ा सा हम कम लेते हैं, एल एम है ये, एल एम मैग्नेटिक लेंथ, ये थोड़ा सा कम होता है ज्योमेट्रिक लेंथ से। मतलब इफेक्टिव लेंथ जो होता है ना बार मैग्नेट का, वो हम बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ। तो मैग्नेटिक मोमेंट में असल में हम मैग्नेटिक लेंथ ले रहे होते हैं, ज्योमेट्रिक लेंथ नहीं ले रहे होते हैं। लेकिन फिर भी आपको क्वेश्चन में इससे परेशान नहीं होना, ये है ओनली इंफॉर्मेशन के लिए, ओनली फॉर इंफॉर्मेशन, ओनली फॉर इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में एक ही एल लेंगे। और ये जो रिलेशन भी होता है एल एम बराबर लगभग 93% ऑफ ज्योमेट्रिक लेंथ होता है, ठीक है ना, 93% तक लेते हैं। लेकिन थोड़ा फर्क आ जाता है, लेकिन उसको क्वेश्चन में थ्योरी में कहीं कंसीडर नहीं करते हैं। तो ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए है कि एक्चुअल में जैसे देखो ये बार मैग्नेट है, मान लो ये बार मैग्नेट है। अब यहां से यहां तक हमने बार मैग्नेट का लेंथ लिया, यहां से यहां तक हमने बार मैग्नेट का लेंथ, देखो एंड टू एंड हमने यहां से यहां तक बार मैग्नेट का लेंथ लिया। तो एक्चुअल में बार मैग्नेट का लेंथ यहां से यहां तक जब हम लेते हैं तो वही लेंथ नॉर्मली आएगा ज्योमेट्रिक लेंथ के बराबर। लेकिन इफेक्टिवली जब हम देखेंगे ना तो मैग्नेटिक लेंथ थोड़ा सा कम रहता है। मैग्नेटिक लेंथ क्या रहता है, थोड़ा सा कम रहता है। पोल देखो ना, दोनों पोल के बीच में जो डिस्टेंस है, दोनों पोल के बीच में जो डिस्टेंस है वो एंड टू एंड नहीं आएगा ना, थोड़ा सा कम रहता है। लेकिन फिर भी इसको कंसीडर हम क्वेश्चन में थ्योरी में कहीं नहीं करते हैं। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। मान लो कि नीट में ऐसा कुछ आ गया, दो लेंथ दे दिए, मान लो उसने सवाल में थोड़ा तेजी बना, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है दो लेंथ अगर दे दिए, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि थोड़ा सा फर्क आता है। 83% 93% होता है रे। अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, मैं बता दूंगा तुम्हें। 83 या 93 आता है मुझे। ये इंफॉर्मेशन कहीं किताबों में, क्वेश्चन में, कहीं थ्योरी में यूज नहीं होगा। 83% है क्या, 83% के आसपास होता है शायद, सही कह रहे हो। 93 नहीं होता, 83 होता है, लगभग 83% होता है, लगभग 83% होता है। ठीक है, अगर करेक्शन होगा तो मैं करा दूंगा, चिंता मत करो। मुझे इतना याद है क्योंकि इसका यूज कहीं नहीं है, बस इंफॉर्मेशन के लिए आपको याद रखना है। ठीक है, आपको इंफॉर्मेशन के लिए इसको याद रखना है, लगभग 83% के आसपास होता है। ठीक है, अब आओ इधर असली खेला, कटिंग ऑफ बार मैग्नेट। कटिंग ऑफ बार मैग्नेट, मैग्नेट इज कट अलोंग द लेंथ ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट इज कट अलोंग द लेंथ ऑफ मैग्नेट। जैसे मान लो ये मैग्नेट है जिसका पोल स्ट्रेंथ है +m -m, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m। इस बार मैग्नेट को ऐसे कट कर दिया हमने, तो ये दो छोटा छोटा बार मैग्नेट बना। अब इसका पोल स्ट्रेंथ दोनों का इंडिविजुअल क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा ये बताओ। 83-84% आता है, हाँ बेटा 83-84% आता है। अब बताओ क्या होगा, तो ध्यान से सुनना। जैसे तुम इसके लेंथ के लॉन्ग कट करोगे तो यही तो बनेगा, आधा होगा इसका एरिया, मतलब आधा पोल स्ट्रेंथ आ जाएगा। बोलो हाँ कि ना, हाँ सर। और लेंथ तो वही रहा जो ओरिजिनल मैग्नेट का लेंथ था। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट नए वाले का, दोनों का जस्ट आधा आधा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना, आधा आधा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो जाएगा। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और पोल स्ट्रेंथ दोनों आधा हो जाएगा, लेकिन लेंथ तो उतना ही रहा ना, लेंथ तो उतना ही रहा। बताओ क्या करोगे, इसमें क्या क्या लिखोगे। अगर लेंथ के लॉन्ग काटा है आपने तो लेंथ क्या रहा, सेम। पोल स्ट्रेंथ क्या रहा, पोल स्ट्रेंथ क्या रहा, हाफ। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या रहा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या रहा, हाफ। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी क्या रहा, हाफ। चलिए लिख लिए तीनों चीजों को अच्छे से, तीनों चीजों को अच्छे से लिख लीजिए। सेम हाफ हाफ, सेम हाफ हाफ। बोलो डन बेटा, लेंथ सेम रहा। बोलो समझ आया। तो बार मैग्नेट को कट करने वाला इंपॉर्टेंट केस होता है। सर कैपिटल में स्मॉल एम में कौन है, ये कंफ्यूजन है, ऑल्सो लग रहा है एल में कंफ्यूजन है। बेटा कैपिटल एम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, और स्मॉल एम पोल स्ट्रेंथ होता है। और मैंने कोशिश करी है, अगर कहीं से मेरे से गड़बड़ लिखा गया हो तो ठीक कर लेना। पोल स्ट्रेंथ होता है, टी क्या है, टी टाइम पीरियड है। अरे बेटा सॉफ्ट आयरन क्यों पढ़ाऊंगा, बोर्ड के लिए जितना पढ़ा है वही सफिशियंट है। डन।
कोई दिक्कत? कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब हम पोल के लेंथ के परपेंडिकुलर कट करते हैं। जैसे बार मैग्नेट इज कट परपेंडिकुलर टू द लेंथ, ऐसे कट किया है, ऐसे कट किया, ऐसे। ये पोल स्ट्रेंथ है स्मॉल m माइनस m, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है कैपिटल M, इसको ऐसे कट किया है। तो बताओ क्या इन दोनों को लेंथ के परपेंडिकुलर आधे आधे पार्ट में काटा है, तो लेंथ आधा हो गया। पोल स्ट्रेंथ से आधा होगा क्या? नहीं, ऐसे कट करोगे तो क्रॉस सेक्शन एरिया तो सेम ही रहा, तो इसका पोल स्ट्रेंथ सेम रह जाएगा। बोलो हाँ कि ना? पोल स्ट्रेंथ क्या रह जाएगा? बोलिए सर, पोल स्ट्रेंथ इसका सेम रह जाएगा। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा? सर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आपका हाफ हो जाएगा। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। बोलो क्यों मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हाफ हो गया? क्योंकि लेंथ आधा हुआ है। और डायरेक्टली तुम ऐसे भी देख सकते हो, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ, तो लेंथ तो आधा हुआ है। और तुम एक और चीज जानते हो कि सर कुछ मत देखो, सीधा वॉल्यूम देखो। सर कुछ मत देखो, सीधा वॉल्यूम देखो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के लिए। कुछ मत देखो, सीधा वॉल्यूम देखो, तो ये भी तो जानते हो। हाँ सर ये भी हम जानते हैं, कुछ मत देखो, सीधा सीधा वॉल्यूम देखो। सर जी ऐसे भी तो कर सकते हैं। अब देखो, अब देखो नेक्स्ट। अब बार मैग्नेट मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल एम, ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल एम, मोमेंट कैपिटल एम इज कट इनटू n equal part parallel to length, then new magnetic moment of each part will be, each part new magnetic moment of each part will be। हर एक छोटे छोटे पार्ट का मैग्नेटिक मोमेंट बताइए क्या होगा? हर एक इक्वल पार्ट का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? उसी तरीके से n इक्वल पार्ट परपेंडिकुलर टू द लेंथ, परपेंडिकुलर टू लेंथ, देन न्यू मैग्नेटिक मोमेंट विल बी। ये दोनों केस आराम से सोच के बताइए क्या होगा? क्या है? अ बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल एम इज कट इनटू एन इक्वल पार्ट पैरेलल टू लेंथ, देन मैग्नेटिक मोमेंट विल बी। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा? पैरेलल टू लेंथ कट किया है, तो मैग्नेटिक मोमेंट यहां पे नए वाले का हो जाएगा इनिशियल का मैग्नेटिक मोमेंट बटा एन। बोलो क्यों? क्योंकि आपने पैरेलल टू लेंथ कट किया है, तो लेंथ तो वही रहेगा लेकिन सबकी पोल स्ट्रेंथ एन गुना कम हो जाएगी, इसलिए मैग्नेटिक मोमेंट फाइनल क्या हो जाएगा? एम बाई एन। इसलिए मैग्नेटिक मोमेंट फाइनल क्या हो जाएगा? एम बाई एन। ठीक है, अब दूसरे केस में देखो, दूसरे केस में देखो क्या होगा। अ बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल एम कट इनटू एन इक्वल पार्ट परपेंडिकुलर टू लेंथ, देन नया मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? तो नया मैग्नेटिक मोमेंट इस केस में भी हो जाएगा इनिशियल मैग्नेटिक मोमेंट बाई एन, ये भी एन गुना कम होगा। अरे साला दोनों एन गुना कम कैसे हो गया यार? दोनों एन गुना कम कैसे हो गया यार? तो परपेंडिकुलर टू लेंथ काटोगे तो ऐसे कट कर रहे हो, तो इसमें लेंथ एन गुना कम हो जाएगा। लेंथ क्या हो जाएगा? एन गुना कम हो जाएगा, सेम रहेगा। बहुत बढ़िया, आओ देखते हैं। जैसे ये बार मैग्नेट है, पैरेलल टू लेंथ कट करने का मतलब ये है, ऐसे कट किया पैरेलल टू लेंथ, ऐसे 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 कट किया पैरेलल टू लेंथ, ऐसे ऐसे कट किया, ऐसे 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 कट किया, तो सबकी लेंथ तो सेम ही रहेगी ना, पोल स्ट्रेंथ एन गुना कम हो जाएगा। इसमें ऐसे ऐसे कट किया है, तो इसमें पोल लेंथ सेम रहेगा, लेंथ एन गुना कम हो जाएगा, तो दोनों केस में सेम आएगा। नॉट डन, लिखो लिखो, मैं पूरा टाइम देता हूं, लिखो। इसमें क्यों एन गुना कम हुआ, तो मैं रीजन भी लिख देता हूं। चलो रीजन भी लिख देता हूं। पोल स्ट्रेंथ डिक्रीजेस बाई n टाइम्स, डिक्रीजेस बाई n टाइम्स, लेंथ सेम, लेंथ सेम। पोल स्ट्रेंथ डिक्रीजेस बाई n टाइम, लेंथ सेम। और यहां पे होगा आपका पोल स्ट्रेंथ सेम, पोल स्ट्रेंथ सेम, पोल स्ट्रेंथ सेम, बिल्कुल पोल स्ट्रेंथ सेम, लेंथ डिक्रीजेस बाई n टाइम्स।
और वैसे भी एक डायरेक्ट भी तो तुम कह सकते हो, डायरेक्ट भी तो कह सकते हो सर देखो यहां पे n इक्वल पार्ट में बांटा तो वॉल्यूम n गुना कम हो गया तो पोल स्ट्रेंथ n गुना कम हो जाएगा। आपने ऐसे काटा तो वॉल्यूम n गुना कम हो गया तो पोल स्ट्रेंथ n गुना कम हो जाएगा। अरे यार ये तो एकदम फर्जी बातें हम तुमको सिखा रहे थे यार, फर्जी बातें सिखा रहे थे हम। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम तो पता है, ये इस बात से जितने लोगों को फील आ गया कमेंट बॉक्स में आग लगा दो एकदम, ये तो सही है सर। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अब तुम कैसे भी n इक्वल पार्ट में काट रहे हो तो वॉल्यूम n गुना कम हो रहा है, हाँ तो मैग्नेटिक मोमेंट n गुना कम होगा। सही तो है, सही तो है। सही तो है, मैग्नेटिक मोमेंट n गुना कम हो रहा है क्योंकि वॉल्यूम n गुना कम हो रहा है। लिखो, ये वॉल्यूम से बताया तो था। इसका एक कॉम्प्लिकेटेड सवाल कराता हूं जो जेई में पूछा था, मजा आ जाएगा। कॉम्प्लिकेटेड एम बाई एन इन बहुत कैसे, हाँ एम आर सर जिंदाबाद, धन्यवाद प्रभु, जिंदाबाद, तुम हो जाओ तो अच्छा लगेगा। और कैपिटल एम मैग्नेटिक फील्ड है क्या? कैपिटल एम मैग्नेटिक फील्ड है। कैपिटल एम कितनी बार रिपीट कर दिया, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। कैपिटल एम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। चल एक जेई वाला सवाल कराता हूं। जेई वाला क्या सवाल कराता हूं देख। एक ये है ओरिजिनल मैग्नेटिक बार मैग्नेट, बार मैग्नेट, बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एम, ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एम। बार मैग्नेट है जिसकी मैग्नेटिक मोमेंट एम है। देखिए ये बार मैग्नेट है जिसकी मैग्नेटिक मोमेंट एम है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है। इसको कट कैसे किया समझना, इसकी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल एम है, इसको कट कैसे किया समझना। अब अगर तुम वॉल्यूम वाला कंसेप्ट नहीं जानते होगे तो इसमें दिक्कत आ जाएगी। कट कैसे किया समझना, ऐसे कट किया, ऐसे कट किया, ऐसे कट कर दिया। अब ऐसे कट करने के बाद ये क्या बचेगा बताना, ये तो बचेगा बस, ये साउथ पोल और लगभग ऐसा टेढ़ा सा नॉर्थ पोल ऐसे बचेगा। अब सोचो कि इसका पोल डिस्टेंस तो सेम रहेगा, हाँ इसका पोल डिस्टेंस अलग है। अब इसमें इंटीग्रेशन करके करते हैं, लेकिन हमें इसकी इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं, हमें मास स्टार पता है। डायरेक्टली इसलिए तुमको फील के साथ बताया था क्या, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। इसीलिए तुमको मैंने ये बताया था मैग्नेटिक मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। क्या ये आधा नहीं हुआ है, हाफ वॉल्यूम नहीं हुआ है, हाँ वॉल्यूम तो हाफ हुआ। इंटीग्रेशन करने के बाद भी मैग्नेटिक मोमेंट तेरा m/2 ही आएगा आंसर। ये जेई में पूछे हुआ सवाल है और इसका सॉल्यूशन इंटीग्रेशन से किया, जो जरूरत ही नहीं है। हम जानते हैं वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल होता है, वॉल्यूम आधा मैग्नेटिक मोमेंट आधा। अब बताओ मजा आया कि नहीं, वॉल्यूम आधा मैग्नेटिक मोमेंट आधा, दैट्स इट, खत्म। बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m। तो न्यू स्मॉलेस्ट जो बचा हुआ पार्ट है उसका मैग्नेटिक मोमेंट बताओ क्या होगा। इसको कट किया है along दिस लाइन, along दिस लाइन, इस लाइन के लॉन्ग कट किया है, बताओ मजा आया कि नहीं, फील आ गया सर, जोरदार यार। यस लिखिए इसको, लिखिए इसको, कितने अच्छे तरीके से आपको समझा दिया, कितना आसान है, देखो कितना आसान है। हाँ आसान तो तुम्हें लग रहा होगा क्योंकि वॉल्यूम वाला रिलेशन मैंने बताया, किताबों में कहीं नहीं होता, देख लेना खोल के, बता दिया तब तुमको लग रहा है तो बहुत आसान है। इसको ऐसे नहीं करते, इंटीग्रेशन से करते क्योंकि पोल स्ट्रेंथ दोनों तरफ बराबर नहीं है, तो हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते मैग्नेटिक मोमेंट पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ। पोल स्ट्रेंथ दोनों तरफ बराबर नहीं है तो इंटीग्रेशन से ही करना पड़ता है। लेकिन वॉल्यूम वाला कंसेप्ट पता है तो तुरंत तुम लिख लोगे, देखो वॉल्यूम वाला कंसेप्ट पता है तो तुरंत लिख लोगे। क्लियर, क्लियर। चलो इधर देखो बेटा, इधर देखो, मान लो कि एक ये बार मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट है m, ये है तुम्हारा साउथ पोल, ये है नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक मोमेंट है इसका m। अब ऐसा ही एक और बार मैग्नेट है, ऐसा ही एक और बार मैग्नेट है आइडेंटिकल, इसको ऐसे रखा है, सेम बार मैग्नेट है जिसका साउथ पोल ये है, नॉर्थ पोल ये है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट m है। इन दोनों को 90 डिग्री पर एक दूसरे के परपेंडिकुलर रख दिया है, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट दोनों का क्या होगा। हंसी आएगा सवाल सॉल्व करने में, खूब सारे डाइपोल पे ऐसे सवाल हमने किए हुए हैं। फाइंड नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सिस्टम, फाइंड नेट मैग्नेटिक मोमेंट। अब बताओ मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है सर, वेक्टर होता है,
सर वेक्टर होता है, तो इसका सम कैसे होगा सर, वेक्टर की तरह होगा। हाँ तो कर दो, अब पढ़ना है इसको, मैं भी क्या करूं, पढ़ना है, वह नोट्स में होना चाहिए, ऐसे करते हैं सवाल। और तुमको आएगा कि क्या सर एकदम बोर कर दिया मास्टर, ये सब तो वही चीज पढ़ा रहे हो जो पहले से हमें पढ़ना था, सब वही चीज पढ़ा रहे हो जो पहले से हमें पता होना चाहिए, सब वही चीज एकदम डिट्टो डिट्टो डिट्टो, सब वही चीज है सर जी, इसमें कुछ भी नया नहीं पढ़ा रहा है मास्टर। कैसे, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट एम इधर, इसका मैग्नेटिक मोमेंट एम इधर, 90 डिग्री पर इक्वल मैग्नेटिक मोमेंट है, तो यह आ जाएगा √2m, खत्म। अरे मास्टर भोकवा है, रिपेल नहीं करेगा भाई, रिपेल अट्रैक्ट जो करना है करेगा, लेकिन मैंने जबरदस्ती इसको चिपका के रखा हुआ है फेविकॉल से, फेविकॉल से चिपका के रखा हुआ, रिपेल करेगा, ऑफकोर्स करेगा, साउथ से साउथ रिपेल करेगा, नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट करेगा, वो करेगा जो उसको करना है, रिपेल अट्रैक्ट सब करेगा, लेकिन मैंने चिपका के रखा हुआ है तो रखा हुआ है, दैट्स इट। ओके सर जी समझ गया, ओके सर जी समझ गए। अब बताओ, एक मैंने पोल ऐसा रखा हुआ है साउथ नॉर्थ, एक ऐसे रखा हुआ है नॉर्थ साउथ, दोनों की मैग्नेटिक मोमेंट एम है, नेट मैग्नेटिक मोमेंट बोलो सर, जीरो। सर जीरो, बताओ क्यों जीरो, मैग्नेटिक मोमेंट साउथ से नॉर्थ इसका एम आगे, साउथ से नॉर्थ इसका एम पीछे, नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो। ये देखो, एक ये रखा हुआ है नॉर्थ से साउथ, एक ये रखा हुआ है साउथ नॉर्थ, एक ये रखा हुआ है साउथ नॉर्थ, दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट एम है, एंगल 60 डिग्री है, जल्दी बताओ एम नेट, जल्दी बताओ। इसमें डाउट आ रहा है, इसमें इसमें डाउट आ रहा है ना, इसमें इसमें डाउट आ रहा है तुमको, करेक्ट डाउट, खोपड़ी फोड़ दूंगा। बोर्ड्स में है क्या, यहां बोर्ड्स में है सर, तो नेचर का इफेक्ट नहीं होगा, नेचर का क्या, मैग्नेटिक मोमेंट के बिना मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर सकता है, हाँ करंट कैरिंग वायर का, एस एन एस पोल रिपेल नहीं करेगा, करेगा, लेकिन मैंने जबरदस्ती रखा हुआ है, दो लोग एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, रिपेल करते हैं, लेकिन उसको पास में पकड़ के तो रख ही सकते हैं। बताइए क्या होगा सर, देखो ऐसा है कि सेम अगर मैग्नेटिक मोमेंट है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2m cos थीटा बाई 2 का फॉर्मूला लगा दो, दो वेक्टर का जब मैग्नीट्यूड सेम होता है तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा देते हैं, तो यह आ जाएगा 2m cos थीटा की वैल्यू कितनी, 60, 60/2 cos 30 हो जाएगा, तो 2m cos 30 डिग्री, cos 30 होता है √3/2, तो 2m इंटू √3/2, 2 से 2 कट जाएगा, ये √3m आपका आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, √3m आपका आंसर आ जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, √3m आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, ओ भाग गई, जरा जरे, √3m आपका आंसर आ जाएगा। तो दो मैग्नेटिक मोमेंट सेम हो तभी ये लगा ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि हमेशा ये लगा देंगे, दोनों मैग्नेटिक मोमेंट सेम होगा तभी लगाएंगे। जल्दी लिखिए जल्दी से, हमेशा लगा दोगे क्या ये वाला, नहीं सर हमेशा नहीं लगाएंगे, जब दो मैग्नेटिक मोमेंट सेम का होगा तभी लगाएंगे, यस ध्यान रखिएगा इसका, ध्यान रखिएगा इसका, ऐसा नहीं कि कभी भी लगा दिया 2m cos थीटा बाई 2, जब सेम मैग्नेटिक मोमेंट होगा m और m तभी लगाते हैं ये, क्लियर। अच्छा जल्दी लिख लीजिए प्लीज, डाउट है क्या, बताओ क्या डाउट, सेम होगा सर, सर 11th का असाइनमेंट, अरे मैं डलवा देता हूँ अभी, और रैपिड टेस्ट भी करा दूंगा, जो टेलीग्राम है उसको ज्वाइन कर लेना, उसमें रैपिड टेस्ट भी कराऊंगा, मुझे ना मैग्नेटिज्म एंड उसका मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का है ना, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट बोल लो या मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, उसका रैपिड टेस्ट 2-3 कराऊंगा मैं। रैपिड टेस्ट में एकदम हल्के हल्के सवाल दूंगा, नीट रिलेवेंट सवाल दूंगा, और 20-20 सवाल दूंगा, 20-20 10-10 मिनट में आपको करना होगा, 3-4 रैपिड टेस्ट कराऊंगा मैं, ठीक है। अगर एक एंड 3m एन सर साइन क्यों नहीं यूज हो, बेटा ये आप वेक्टर का कंसेप्ट है, दो सेम मैग्नेटिक मोमेंट हो तो उनका रिजल्टेंट होता है 2m cos थीटा बाई 2, वेक्टर का कंसेप्ट है, इसमें तुम मुझे लात मार रहे हो, मतलब थोड़ा भी शर्म नहीं है तुम्हें, इसमें कह रहे हैं कि साइन क्यों नहीं होगा, जब दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड का हो, जैसे वेक्टर है इसका मैग्नेटिक मोमेंट m और इसका भी मैग्नेटिक मोमेंट m, तो दोनों वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के हो तो उसका रिजल्टेंट होता है 2m cos थीटा बाई 2। क्या यार रुलाओगे क्या यार, मतलब ये छोड़ो,
वेल डन वेल डन वेल डन, कोई बात नहीं। साइन क्यों नहीं होगा, मतलब ये चीज आपको नहीं पता है कि साइन होगा कि कॉस होगा, और आपको फिजिक्स पढ़नी है। चलिए देखिए यहां पर ध्यान से, चलिए देखिए ध्यान से, ध्यान से देखिएगा प्लीज। आपको ये भी नहीं पता कि साइन होगा कॉस होगा, आपकी फिजिक्स पढ़नी है, बहुत बढ़िया बेटा। चलिए यहां पर देखिए ध्यान से, ला 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 ला, एक वार मैग्नेट है, नॉर्थ साउथ मैग्नेटिक मोमेंट है इसका एम। दूसरा वार मैग्नेट है, ये है तुम्हारा साउथ, ये है नॉर्थ, इसका मैग्नेटिक मोमेंट है एंगल 120 डिग्री। अब बताओ नेट मैग्नेटिक मोमेंट, इसका भी मैग्नेटिक मोमेंट है एम, आइडेंटिकल वार मैग्नेट है, दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट सेम है, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट इस सिस्टम का बताओ क्या होगा, जल्दी से। 120 डिग्री है, जल्दी। नेक्स्ट क्लास है सर जी, नेक्स्ट क्लास है तुम्हारे लिए, तो नेक्स्ट ईयर भी है ना, ड्रॉपर करोगे 1 in 2 में, तुम्हारे लिए तो एक ही बात है बेटा, तुम्हारे लिए तो एक ही बात है, चिंता मत करो, नेक्स्ट क्लास हो नेक्स्ट ईयर ड्रॉप हो सब चलेगा, तुम्हारा तो अभी लंबा है, 2-3 साल ड्रॉप करोगे तो क्या दिक्कत है, आराम से पढ़ो। मुझे पता है कि नेक्स्ट क्लास तुम्हारी रिकॉर्डेड होने वाली है, तो थोड़ा अगर मैनेज कर भी लोगे तो क्या है। चलिए क्या रहा है, एम 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 एम, तो बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे जवाब आता हुआ दिख रहा है मुझे एम, और ये एम तुम्हारा गलत है, ये है तुम्हारा एम आर स्कैम। क्यों, तुमको लग रहा है 120 डिग्री पे एम और एम का रिजल्ट एम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन भी तो देख ले लाला, डायरेक्शन तो देख ले, ये वेक्टर होता है, इसका डायरेक्शन तो देख अच्छे से। अब इसका डायरेक्शन देखोगे ध्यान से, ध्यान से, तो साउथ से नॉर्थ की तरफ ये मैग्नेटिक मोमेंट आएगा एम, ठीक है, और साउथ से नॉर्थ की तरफ ये मैग्नेटिक मोमेंट आएगा एम, ये दोनों मैग्नेट देखो, साउथ से नॉर्थ और ये साउथ से नॉर्थ इधर, ये 120 है तो ये 60 बनेगा, तो एक्चुअल में नेट मैग्नेटिक मोमेंट आएगा √3m। उल्लू बनाया बड़ा मजा आया, 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 उल्लू बनाया बड़ा मजा आया। सुनो सुनो, ये एंगल कितना है सर, 120 डिग्री है सर, तो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट साउथ से नॉर्थ होता है, ये साउथ है ये नॉर्थ है, तो इधर मैग्नेटिक मोमेंट आएगा, और इसका साउथ से नॉर्थ इधर आएगा, दोनों में देखोगे एंगल तो 160 डिग्री है। √3m आएगा, एम नहीं आएगा। तो भाई डायरेक्शन तो देखो, साउथ से नॉर्थ, नॉर्थ से साउथ किधर जाएगा, समझ गए। कितने लोगों को ये समझ आ गया, जल्दी बताओ, समझ आ गया तो थम्स अप, नहीं तो थम्स डाउन। कितने लोगों को समझ आ गया, मैं देख तो लू यार क्लास किस तरफ जा रही है, समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। साहब फिजिक्स से डर नहीं लगता साहब, एमआर स्कैम से डर लगता है, फिजिक्स से डर नहीं लगता साहब, एमआर स्कैम से लगता है साहब। कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं, मैं फिर बता देता हूँ बेटा, देखो देखो मैं फिर बता देता हूँ, अच्छे से समझा देता हूँ, देख चल मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि तुम्हें अच्छे से समझा दूँ। देख भाई ऐसा है तेरा, ऐसा है तेरा सिस्टम, अब यहाँ पे समझने की कोशिश कर, यहाँ पे समझने की कोशिश कर, ये साउथ पोल है ये नॉर्थ पोल है, तो साउथ से नॉर्थ की तरफ मैग्नेटिक मोमेंट आएगा ये एम, और साउथ से नॉर्थ की तरफ ये मैग्नेटिक मोमेंट आएगा एम। अब देख यहाँ पर ध्यान से, ऐसे बन रहा है, तो ये एंगल टोटल होता है 120 दिया है, टोटल 180 होता है, तो 60 ही डिग्री बना ना, देख ये एम और इस एम में 60 डिग्री का एंगल है, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट √3m आएगा। सिर्फ 94% लोगों, मतलब 5% लोगों को अभी भी समझ नहीं आया। बेटा बता यार, पूछ तू मेरे से पूछ, मैं तुमको डाउट बता दूं बेटा, मतलब इसमें तो बहुत आसान है, चल मैं बताता हूं सुन। हे प्रभु यार, मैं कहाँ गलती कर रहा हूं, मैं इन बच्चों को क्यों नहीं पढ़ा पा रहा हूं, मुझे बताइए कि मैं ये 5% बच्चों को क्यों नहीं पढ़ा पाया। देखो ये साउथ से नॉर्थ की तरफ मैग्नेटिक मोमेंट होता है, साउथ से नॉर्थ की तरफ मैग्नेटिक मोमेंट होता है, तो मैं अगर इसका फोटो बनाऊं
तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर होता है साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो तुम यहां एम बनाओ या थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करके वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करते हैं एम बनाओ। ये साउथ से नॉर्थ की तरफ यहां पे एम बनेगा। ये 120 है तो ये बेटा 60 हुआ। और 60 डिग्री पर दोनों मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू सेम है, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होता है 2m cos थीटा। दो वेक्टर का रिजल्टेंट जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, दो वेक्टर का रिजल्टेंट जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, नेट मैग्नेटिक मोमेंट होता है 2m cos थीटा बाई 2। तो 2m cos 60 बाई 2, तो ये 30 डिग्री है, cos 30 होता है √3 बाई 2, तो 2m इंटू √3 बाई 2, 2 से 2 कट गया, √3m आएगा। तो डायरेक्ट आप एंगल देख रहे हो, लेकिन एंगल किसके बीच देखना है? मैग्नेटिक मोमेंट के बीच में एंगल। आप ये दो मैग्नेट के ज्योमेट्री के बीच में एंगल 120 है, एक मैग्नेटिक मोमेंट में नहीं है ये। हाँ, इसी सवाल में अगर मैं ऐसा लिख दूं कि ये है तेरा बार मैग्नेट नॉर्थ और साउथ, और ये एक है तेरा बार मैग्नेट, एक मिनट, साउथ से नॉर्थ उधर लेता हूं। ये एक बार मैग्नेट है साउथ से नॉर्थ, और एक ये बार मैग्नेट है साउथ से नॉर्थ, और ये एंगल 120 डिग्री है। तो तुम मैग्नेटिक मोमेंट अब कह सकते हो कि एम आएगा, इसका एम आएगा, बिल्कुल एम आएगा। क्यों एम आएगा? साउथ से नॉर्थ आगे एम, साउथ से नॉर्थ इधर एम। इन दोनों एम और एम के बीच में देखो एंगल 120 डिग्री। देखो देखो, इन दोनों एम और एम के बीच में एंगल 120 डिग्री, खत्म। एम और एम एंगल 120 डिग्री। नेट मैग्नेटिक मोमेंट एम, नेट मैग्नेटिक मोमेंट एम। बताओ, अब आएगा, अब आएगा। क्लियर है क्या? अब कितने लोगों को समझ में आएगा जल्दी बता दो, कितने लोगों को समझ में आएगा जल्दी बता दो। यार बेटा ऐसे मत किया करो यार, इसमें तुम्हें कैसे डाउट हो सकता है? इसमें किसी को कैसे डाउट हो सकता है यार? इतना इजी करके बताया मैंने। ये तुम्हारा एक दो होमवर्क है, कर लेना। कटिंग ऑफ बेंड मैग्नेट का है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से कर लोगे। तो इसमें कुछ होमवर्क होंगे, कर लेना। नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है, देखो। अ बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m, मैग्नेटिक मोमेंट m bent into a circular arc, bend into a circular arc of angle theta, then find new magnetic moment, तो उसका न्यू मैग्नेटिक मोमेंट बताओ क्या होगा। अब सुनना यहां पर ध्यान से। जैसे ये बार मैग्नेट है, ये है तुम्हारा साउथ पोल, ये है नॉर्थ पोल, इसकी टोटल लेंथ मान लो L है, लेंथ कुछ भी ले सकते हैं, 2L ले लो, L ले लो, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ, ये आएगा। अब इसी को ऐसे कर्व कर दिया है, 97% को आ गया, ठीक है। 2-3% बेटा वेक्टर पढ़ना पड़ेगा अपने को, वेक्टर नहीं पढ़ेंगे ना तो चीजें नहीं होंगी। अब क्या किया कि इसको सर्कुलर आर्क में ऐसे बेंड कर दिया, सर्कुलर आर्क में बेंड कर दिया, देखो ऐसे ऐसे टेढ़ा कर दिया इसको। ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल, यही तुम्हारा लेंथ L ही रहेगा, ये लेंथ L ही रहेगा, लेकिन इसको ऐसे बेंड कर दिया, ये एंगल थीटा में। तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा? रेडियस तो निकाल लेंगे, लेंथ L है, थीटा एंगल है, तो रेडियस यहां से निकल जाएगा। अब इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पूछा है, तो जैसे मोड़ा, तो उस पर फर्क क्या पड़ा ये बताओ। मोड़ने से फर्क क्या पड़ा? मोड़ने से फर्क ये पड़ा कि ये जो साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, ये इफेक्टिवली यहां थोड़े थोड़े पास आ गए, ये इनकी इफेक्टिव लेंथ ये हो जाएगी। अच्छा, तो नया मैग्नेटिक मोमेंट ये तुम लिखोगे, नया मैग्नेटिक मोमेंट लिखोगे पोल स्ट्रेंथ m इंटू नया लेंथ L इफेक्टिव। अगर मान लो इसका रेडियस r होता, मान लो रेडियस r होता, अगर इसका रेडियस r होता, एज्यूम कर लो अगर इसका रेडियस r होता, तो L इफेक्टिव को हम लिख सकते थे 2r sin थीटा बाई 2, डिस्प्लेसमेंट कॉर्ड लेंथ 2r sin थीटा बाई 2, यहां से यहां तक 2r sin थीटा बाई 2, जो एंगल थीटा है ना, तो यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट होता है 2r sin थीटा बाई, इफेक्टिव लेंथ सर्कुलर आर्क का, ये पता होना चाहिए, ये पहले भी हमने यूज किया है। अच्छा हो गया क्या? मैं छोड़ रहा हूं, 2r sin थीटा बाई 2। अब हम रेडियस कैसे यूज करें? तो हम जानते हैं कि टोटल लेंथ L दिया हुआ है, आर्क लेंथ, ये आर्क लेंथ को हम लिख सकते हैं रेडियस इंटू थीटा, तो R बराबर हो जाएगा L बाई थीटा। अब पुट कर दो, यहां पे पुट कर दो R को L बाई थीटा, तो M 2 साइन थीटा बाई 2 और रेडियस को लिख सकते हैं हम L बाई थीटा,
रेडियस को लिख सकते हैं एल बाई थीटा। अब यहां पर ध्यान से देखना मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला नया वाला क्या बनेगा, बताओ। एम इंटू एल को कैपिटल एम पहले वाला लिख सकते हैं, एम इंटू एल तुम्हारा कैपिटल एम आ गया। इस 2 को नीचे ले जाओगे तो 2 मल्टीप्लाई है, नीचे ले जाओगे तो थीटा बाई 2 होगा। हाँ, तो ऊपर में है तेरा साइन थीटा बाई 2 बटा थीटा बाई 2। तो किसी भी बार मैग्नेट को अगर सर्कुलर आर्क में तोड़ दोगे, मोड़ दोगे, तो नया मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा एम इंटू जितने एंगल पे तो रहा है साइन थीटा बाई 2 बटा थीटा बाई 2। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन खुद देखो, कैलकुलेशन खुद देखो, कैलकुलेशन देखो, कैलकुलेशन थोड़ा सा खुद विजुअलाइज करो बेटा, कैलकुलेशन थोड़ा सा खुद विजुअलाइज करो। कॉर्ड लेंथ आपको निकालने आना चाहिए। अगर मान लो ये रेडियस है आर, यहां पे थीटा लेंथ है, तो ये जो लेंथ होता है, ये जो लेंथ होता है, इस लेंथ की वैल्यू होती है 2r साइन थीटा बाई 2। ये 9th 10th में पढ़ते हैं, 11th क्लास में भी आपने पढ़ा था। तो आप इसको ऐसे याद भी रख सकते हो, एम डैश बराबर एम साइन थीटा बाई 2 बटा थीटा बाई 2, एम डैश बराबर एम साइन थीटा बाई 2 बटा थीटा बाई 2। अब 5-6 क्वेश्चन इसी पे बार मैग्नेट के मैग्नेटिक मोमेंट पे ही आपको अटैच करके दूंगा, ये आपको करना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बार मैग्नेट पे और बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड पे भी दे दूं क्या? बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड डाइपोल के मैग्नेटिक फील्ड जैसा होता है, दोनों दे दूं, कर लोगे? एकदम सेम टू सेम। समझ नहीं आया तो इसको करो, समझ आ जाएगा यार, 9वीं क्लास की चीज है। ठीक है, ठीक है। तो क्लास बहुत आसान लगा कि नहीं लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, पहली बात। दूसरी बात, इसमें जैसा इलेक्ट्रिक डाइपोल का फील्ड निकालते थे एक्सियल लाइन पे, उसी तरीके से एक्सियल लाइन पे मैग्नेटिक डाइपोल का फील्ड होगा। और तुम तो स्मॉल वाला याद रखो ना, मेन तो स्मॉल वाला होता है। मान लो ये बार मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक मोमेंटम है, यहां से स्मॉल आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड होगा 2km बाई आर क्यू, ये आएगा। और इक्वेटोरियल लाइन पे क्या आएगा, इसके पीछे, साउथ और नॉर्थ के पीछे मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, km बाई आर क्यू। इसी से तुम कर लोगे, ठीक है, इसी से तुम कर लोगे। तो मैग्नेटिक फील्ड वाले, डाइपोल के मैग्नेटिक फील्ड वाले भी सवाल दूंगा, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।